डन। हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के? कैसे हो बेटा सब लोग? एक बार बताओ देखें। तो एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम लक्ष्य जेई 2000 बैच में। 2024 2000 कौन सा भाई, 24 साल आगे। 2024 बैच में एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम। तो एक बार फटाफट से बता दो देखें, क्या ऑडियो और वीडियो एकदम क्लियर है? कोई इशू नहीं होना चाहिए। थम्स अप कर दो अगर सब कुछ बढ़िया है तो। जल्दी से बताओ देखें। हाँ जी, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? एकदम जोरदार, मस्त, ऑल गुड, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो लास्ट क्लास में जो पढ़ा अच्छे से पढ़ के आए, उसको रिवाइज करके आए हो? हाँ जी, लास्ट क्लास में जो पढ़ा रिवाइज करके आए हो पक्का सब लोग? तो आज हम लोग हेनरीज लॉ को ही आगे बढ़ाएंगे। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड उसको खत्म करेंगे और फिर उसके बाद हेनरीज लॉ की कुछ एप्लीकेशन न्यूमेरिकल आज हमें करने, कल वाली क्लास में हम लोग नहीं कर पाए थे। फिर उसके बाद वेपर प्रेशर वगैरह इनकी बात होगी। ठीक है, तो किया जाए फिर स्टार्ट सारे लोगों? हाँ जी, स्टार्ट करें फिर सेशन को। चलिए फिर आइए, क्या क्या करने वाले हैं आज? होमवर्क डिस्कशन। अबे होमवर्क तो कुछ है ही नहीं आज, है ना? हाँ, ये वाला तो कुछ पार्ट दिया ही नहीं था कल, है ना? लास्ट क्लास में सिर्फ डीपीपी दी थी और डीपीपी आप लोग सॉल्व कर रहे हो, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं भाई। डीपीपी के क्वेश्चंस ईमानदारी से सॉल्व करने हैं और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते उनका सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाता है। डीपीपी में वीडियो सॉल्यूशंस भी आप देख सकते हो, लेकिन डीपीपी सॉल्व करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो भी हम लोग चीज क्लास में पढ़ते हैं भाई, इंस्टेंट रिवीजन, इंस्टेंट प्रैक्टिस तो हमें वहीं से मिलेगी ना, है ना? तो ईमानदारी से आप लोग डीपीपी सॉल्व करते रहें सारे लोग। ठीक है, चलो जी। आज हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इसको खत्म करेंगे सबसे पहले। फिर उसके बाद मैं आपको एक चीज बताऊंगा, वेपर प्रेशर क्या होता है। आज का अपना मेन जो टॉपिक रहेगा वो वेपर प्रेशर रहेगा और सबसे लास्ट में वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, ऑल राइट। चलिए जी, तो बेटा सॉल्युबिलिटी की हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात करी थी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है एक बार हल्का सा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी क्या होती है कि ये होता था मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर एंड प्रेशर। फिर हम लोगों ने कहा था कि सॉल्युबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला फैक्टर था टेम्परेचर, प्रेशर, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, है ना? हमने फिर ये चीज लिखी थी कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। मैं डाउट्स देख रहा था आप लोगों के, बहुत सारे बच्चों ने डाउट पूछा था कि भैया ये पोलर और नॉन पोलर कैसे डिसाइड होता है। तो मैंने क्लास में भी डिस्कस कर दिया था कि भाई पोलर क्या होता है, जिसका डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता, दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो। पोलर सॉल्वेंट के मैंने एग्जांपल बता दिए थे, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के भी मैंने एग्जांपल बता दिए थे। हमारे लिए वो इतने एग्जांपल्स काफी हैं, उतना अगर आप याद रख लेते हो तो काम बन जाएगा अपना, है ना? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप पढ़ोगे सॉल्वेंट्स, फिर उसके बाद एक बार फिर से आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ लोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना? और वहां पर सॉल्वेंट्स का और ज्यादा यूज आप अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है, क्या हो बेटा, वॉइस लो आ रही है? एक बार चेक करना भाई। अभी देखते हैं बेटा, अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। हाँ अभी देख लेते हैं भाई, अभी देखते हैं, अगर वॉइस में कुछ इश्यू है तो बताना। अभी चेक कर लेंगे। ठीक है, ऑल राइट। फिर देखो हम लोगों ने लिखा था सॉलिड्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है, सॉलिड्स की जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड्स में, उसके दो केस हुआ करते थे। एक था टेम्परेचर का इफेक्ट हम लोग देख रहे थे। हम लोगों ने कहा था अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से आपका जो सॉल्युबिलिटी होगा वो डिक्रीज करेगा, है ना? ये दो अलग अलग केसेस हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिए थे। हाँ जी, ये चीज हो गई थी ना लास्ट क्लास में। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा था गैसेस की सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड करेगी। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखा था नेचर ऑफ गैस, फिर हम लोगों ने निकाला था नेचर ऑफ सॉल्वेंट, फिर लिखा था टेम्परेचर और फिर लिखा था प्रेशर। ठीक है ना? हाँ, अब देखो यहां पर भी मैं देख रहा था कुछ बच्चों को बड़ा डाउट था। नेचर ऑफ गैस में मैंने क्या सिखाया था तुम्हें? नेचर ऑफ गैस में यह सिखाया था कि जिस गैस का लिक्विफाई करना आसान होता है उस गैस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है। ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया था। फिर आपने पूछा सर कैसे पता लगता है कौन सी गैस लिक्विफाई करनी आसान है? तो मैंने आपसे कहा था जिस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होता है वो वाली जो गैस होती है उसको लिक्विफाई करना इजी होता है। ठीक है ना? और क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड करता था वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए की वैल्यू पे। ए बढ़ता था तो क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ता था, लिक्विफाई करना आसान होता था, उस गैस की सॉल्युबिलिटी
ज्यादा होती थी, है ना। ये था नेचर ऑफ गैस में। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या था, ये भी हम लोगों ने लास्ट में बात करी थी कि वो मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिसके बाद गैस को आप लिक्विफाई नहीं कर सकते, है ना। ये हल्का सा रिवाइज करवा रहा हूं क्योंकि पॉइंट छूट गया था लास्ट क्लास में, है ना। कनेक्शन पिछली क्लास का आज वाली क्लास के साथ कनेक्शन बिठा रहे हैं। अच्छा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, देखो इस पे बड़ा डाउट था लोगों को। नेचर ऑफ सॉल्वेंट में मैंने कहा था कि भैया जो गैस किसी सॉल्वेंट में आयंस बना लेती है, जो गैस किसी सॉल्वेंट में आयंस बना लेती है, वो वाली गैस उस सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व होती है। अब यहां पर बच्चों का कंफ्यूजन ये था कि सर ये तो नेचर ऑफ सॉल्यूट में आएगा, आपने इसको नेचर ऑफ सॉल्वेंट में कैसे लिख रखा है। नहीं बेटा, ये नेचर ऑफ सॉल्वेंट में ही आएगा। कैसे, जैसे अगर मैं बात करूं HCl की, तो HCl जो है वो आयंस किस में बनाती है, वाटर में आयंस का फॉर्मेशन होता है HCl का। अगर आपने सॉल्वेंट चेंज कर दिया, आपने कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया, तो HCl उस सॉल्वेंट में आयंस का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी। इसका मतलब गैस तो वही है, अगर आपने सॉल्वेंट चेंज किया तो गैस की सॉल्युबिलिटी भी डिफरेंट हो गई। वाटर में सॉल्युबल है, किसी अदर सॉल्वेंट में जरूरी नहीं है कि वो सॉल्युबल हो, तो गैस उस सॉल्वेंट में ज्यादा डिसॉल्व होगी जिस सॉल्वेंट में वो आयंस का फॉर्मेशन कर लेती है। मेरी बात समझ में आई। इसका मतलब वो नेचर ऑफ सॉल्वेंट का इफेक्ट है, वो सॉल्वेंट का इफेक्ट है, वो गैस का इफेक्ट नहीं है। क्लियर है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर वो तो नेचर ऑफ सॉल्यूट होना चाहिए, सॉल्वेंट कैसे हो गया। ठीक है, अरे समझ गए क्या। अच्छा, फिर उसके बाद टेम्परेचर का इफेक्ट हमने देखा था। बताओ गैसेस के लिए देखें, कितने लोगों को याद है, कितने लोगों को याद है अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊं तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। जल्दी से बोलो कमेंट करके, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी या इंक्रीज करेगी, जल्दी बोलो। ए भाइयों, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करती है। टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी या फिर डिक्रीज करेगी, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। बहुत बढ़िया बेटा, डिक्रीज करेगी। क्यों, क्योंकि बेटा डिसोल्यूशन प्रोसेस जो था सर वो एक्सोथर्मिक होता था, उसमें एनर्जी रिलीज होती थी। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया था। फिर उसके बाद हमने प्रेशर का इफेक्ट देखा था। सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है बेटा वो प्रेशर का इफेक्ट होता है ना। सबसे पहले हमने बात करी थी कि जो सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस की, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, है ना। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। और पार्शियल प्रेशर क्या है ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर मान लो सिर्फ अकेली गैस है, एक ही गैस है, तो पार्शियल प्रेशर लिखो या फिर टोटल प्रेशर लिखो, बात एक ही होती है। लेकिन अगर मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है, जब मिक्सचर ऑफ गैसेस होता है तो उसमें से इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर लिखते हैं। और उसका मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया था आप लोगों को, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इनटू पी टोटल। ये जाते जाते सबसे लास्ट टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जिसको आप डाल्टन्स लॉ बोलते थे। याद है ये चीज, है ना। और फिर हमने लिखा था कि भाई सॉल्युबिलिटी को आप मोल फ्रैक्शन की टर्म में दिखा सकते हो। लास्ट में जो सबसे जबरदस्त स्टेटमेंट था हेनरीज लॉ का, जो सबसे कॉमनली यूज्ड हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट था, वो ये था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया था हमने, कांस्टेंट यूज किया था KH, ये वाला। ठीक है, ये वाला आपका एक्सप्रेशन फाइनल एक्सप्रेशन बनता है बेटा। ये वाला जो P था वो P क्या था, दिस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। ये KH को क्या कहते थे आप, हेनरीज कांस्टेंट। बताइए इसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग, हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। और सबसे लास्ट में आया मोल फ्रैक्शन। ये जो मोल फ्रैक्शन था ये कहां पे होता था, गैस का मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में गैस के मोल फ्रैक्शन को काई लिखते हैं ना। ये था बेटा गैस का मोल फ्रैक्शन। लेकिन मोल फ्रैक्शन कहां पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन। यस, ये हम लोग लास्ट क्लास में बात कर चुके थे। फिर हमने एक ग्राफ भी बनाया था। क्या ग्राफ बना था, वो ग्राफ था पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच। हमने कहा था वो ग्राफ ऐसे बनेगा और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा वो स्लोप किसके बराबर होगा बेटा, KH के इक्वल होगा। ठीक है ना, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। यस, यहां तक कोई दिक्कत नहीं था। फिर एक चीज और मैंने बताई थी कि जो KH की वैल्यू होती है, KH की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, गैस की नेचर पे। किस पे डिपेंड करती है, गैस की नेचर पे, है ना। नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है कि अगर आपने एक ही टेम्परेचर ले रखा है तो डिफरेंट गैसेस के लिए KH की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। इस वाली टेबल की हेल्प से भी मैंने आपको समझाया था और ये भी बताया था कि इस टेबल को याद नहीं करना है, ये सिर्फ समझाने के लिए था। ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपका KH ज्यादा होगा किसी भी गैस का तो सॉल्युबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सॉल्यूशन डिक्रीज करेगा
या फिर इंक्रीज करेगा? बताइए। देखें भाई, फॉर्मूला क्या था सर? फॉर्मूला था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू केएच। अगर मान लो मैं प्रेशर कांस्टेंट बना दूं, एट कांस्टेंट प्रेशर, यस एट कांस्टेंट प्रेशर, आप क्या करोगे? आप बोलोगे सर प्रेशर कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब जो आपका केएच है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो अगर आपका केएच ज्यादा होगा, केएच की वैल्यू ज्यादा होगी, तो सर गैस का मोल फ्रैक्शन कम होगा लिक्विड में। गैस के कम मोल लिक्विड में प्रेजेंट है, इसका मतलब गैस कम डिसॉल्व हुई है लिक्विड के अंदर। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, है ना? अब देखो, एक छोटा सा डाउट आप लोगों को यह भी था, कि सर सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये आप लोगों ने आपने लिखवाया था, और फिर यहां पर आपने मोल फ्रैक्शन इनटू केएच इनटू पी लिख दिया था। तो सर यहां तो लग रहा है जैसे कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केएच, केएच बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है। नहीं बेटा, वो ऐसा नहीं है। आप कंफ्यूजन दूर करने के लिए, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, इसलिए आप क्या करो, आप इस एक्सप्रेशन को ऐसे ही याद रखो, है ना? यहां पर सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू केएच इनटू पी, इस तरह से मत याद रखो, आप ऐसे ही याद रखो कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। आप यहां से केएच वाला जो पार्ट है उसको हटा दो, है ना, ताकि आपका कंफ्यूजन खत्म हो सके। क्लियर है? उस वाले पार्ट को आप यहां से हटा सकते हो, ताकि आपका जो कंफ्यूजन है ना कि भाई केएच बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, एक्चुअली उसके पीछे कहानी अलग है ना? तो आप यहां से केएच को हटा सकते हो, आप सिर्फ डायरेक्ट ये याद रखो सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, है ना? तो उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको यही ध्यान में रखना है, आपको यही ध्यान रखना है, अगर आपका केएच बढ़ेगा इसका मतलब गैस का मोल फ्रैक्शन डिक्रीज करेगा और उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। ठीक है, समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब मेरी बात समझो, अब मेरी बात समझो आप। यहां पर एक बात मुझे बताइए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि यार टेम्परेचर अगर बढ़े, हमने ये तो बात कर ली केएच की वैल्यू बढ़ेगी तो सॉल्युबिलिटी गैस की डिक्रीज करेगी। अगर मान लो क्वेश्चन ये पूछे आपसे कि टेम्परेचर के साथ केएच की वैल्यू कैसे डिपेंड करेगी, थोड़ा सा दिमाग लगा के बताओ आप अपना। अगर आपका केएच बढ़ता है, अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है, तो केएच की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगी? अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है तो केएच की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या लगता है आप लोगों को? हाँ जी, ईमानदारी से बताइए, देखें, ईमानदारी से बताओ, देखें दादा, चेक करके बताओ ना यार। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो केएच की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? क्या लगता है तुम्हें? इंक्रीज करना चाहिए या फिर सर डिक्रीज करना चाहिए, या सर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए? क्या लगता है? हाँ जी, इंक्रीज करेगा। कैसे पता लगा? देखो मैं बताऊं कैसे पता लगा, आप ऐसे रिलेट करना, आप ऐसे रिलेट करना। हम लोगों ने एक बात कही थी कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी, ऐसा हम लोगों ने लिखा था ना। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अच्छा, हमने ये भी लिखा था अगर आप केएच बढ़ाओगे तब भी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, याद है तुम्हें? अरे बोलो ना। ये दो हम लोगों ने एक्सप्रेशन लिखे थे, ये दो एक्सप्रेशन हम लोग पहले ही लिख चुके हैं कि जिस गैस के लिए टेम्परेचर ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम, और अगर जिसका केएच ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी कम। इसका मतलब यहां से इन दोनों एक्सप्रेशन से मुझे एक चीज पता लग रही है कि जिसका टेम्परेचर ज्यादा उसका केएच ज्यादा। मतलब जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका जो केएच का वैल्यू होगा वो भी इंक्रीज करेगा। आप इस चीज को इस तरह से रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना? हालांकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। अगर आप टेम्परेचर के साथ गैसेस का केएच की वैल्यू देखोगे तो वो आपको दिखेगा इंक्रीज कर रही है। लेकिन मैं आपको फिर बोल देता हूं, लेकिन बेटा मैं आपको फिर कह देता हूं, आपको याद नहीं रखना कि कौन सी गैस के लिए किस टेम्परेचर पे केएच की वैल्यू कितनी होती है ना? आप सिर्फ ये याद रखो, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, केएच बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। इसका मतलब सर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो केएच भी इंक्रीज करेगा। क्लियर? कोई परेशानी है किसी को यहां तक? नहीं है? आगे बढ़े हम लोग अब। यस, ऑल राइट, ऑल राइट। हाँ, अच्छा यार ईमानदारी से बताओ, ये वॉइस वाला इशू कितने लोगों को आ रहा है? ये वॉइस वाला इशू कितने लोगों को है? ईमानदारी से बोलो। ऐसे देखो, स्पैम मत करना, है ना? नहीं तो ये तुम्हारा ही टाइम खराब हो रहा है, मैं आपको पहले ही बोल देता हूं। ये वॉइस वाला इशू कितने लोगों को है? जिन लोगों को वॉइस का इशू है एक बार थम्स अप करें,
जिन लोगों को वॉइस का इशू है एक बार थम्स अप करें बेटा, है ना, तभी मुझे पता लगेगा कितने लोगों को वॉइस का इशू आ रहा है, ईमानदारी से बताना। वो लोग थम्स अप करेंगे, नहीं तो फालतू में टाइम खराब होगा अपना। देखो वैसे हमारे पास टाइम की कमी है, मैं आराम आराम से वैसे आप लोगों को बड़े प्यार से पढ़ा रहा हूं, है ना, तो अगर ऐसे स्पैम करोगे तो फिर दिक्कत आएगी। हाँ है इशू, अच्छा, ओहो, क्या प्रॉब्लम आ रही है बेटा वॉइस में, एक बार आप लिखोगे क्या दिक्कत आ रही है? हाँ जी, एक बार बताओगे आप? नहीं, चलो ठीक है, अभी मैं ठीक करवाता हूं, है ना, अभी मैं बोल रहा हूं तो अभी हो जाएगा, ठीक है ना, तब तक थोड़ा सा बियर करो आप, है ना, तब तक आप थोड़ा सा बियर करो। और मैं बताऊं क्या यार, छोटी मोटी अगर दिक्कत हो भी ना, सुनो मेरी बात, छोटी मोटी अगर आपकी प्रॉब्लम हो भी ना यार, थोड़ी आवाज कम आ रही है या फिर थोड़ा सा सर कुछ इधर उधर हो रहा है, तो यार आपका जो गोल है ना वो इन छोटी मोटी परेशानियों से कहीं बड़ा है ना, इस चीज को हमेशा याद रखो। छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी, आप अपने गोल पे फोकस करो, है ना। लोग तो यार कैसे कैसे मतलब स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के, है ना, ऊपर स्ट्रीट लाइट है वहां नीचे लोग बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, और वो लोग बिल्कुल कंप्लेंट नहीं करते, है ना, वो लोग बिल्कुल कंप्लेंट नहीं करते कि यार हमारे ये दिक्कत आ रही है वो दिक्कत आ रही है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आप लोगों के लिए तो हर हर चीज मतलब मिल ही रही है यहाँ, लेकिन फिर भी अगर छोटा मोटा कभी कोई इशू होता है ना तो उसको संभाल लिया करो यार, क्योंकि आप हमेशा ये ध्यान रखो कि आप एक बहुत बड़ी चीज के लिए पढ़ाई कर रहे हो यार, है ना, ये छोटी मोटी परेशानियों से आप थोड़ा सा दूर हो जाओ, है ना। चलो ऑल राइट, आइए फिर आगे चलते हैं बेटा, अगले टॉपिक की हम लोग बात करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ की, ठीक है ना। आज हम लोग किसकी बात करेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। सर हम लोग एप्लीकेशन कहां कहां देखते हैं? तो देखो इसकी सबसे जो पहली एप्लीकेशन है ना वो यहां दिखती है, देख रहे हो आप, आपकी स्क्रीन पे बहुत सारी बोटल्स बनी हुई अलग अलग, इनमें से हर बंदे की अलग अलग फेवरेट होगी, है ना। किसी को स्प्राइट पसंद होगा, है ना, किसी को माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है वो पसंद होगा, कोई कोका कोला का फैन होगा, कोई पेप्सी का फैन होगा, है ना। आजकल कोका कोला पेप्सी वाले तो फैन कम हो गए, है ना, माउंटेन ड्यू वगैरह ज्यादा चल रहे हैं आजकल। तो भैया हर आप में से हर कोई अलग अलग कहानी का फैन होगा, मतलब फैन होगा इनमें, है ना। तो यहां पर आप लोग हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन देखते हो कैसे, जो आपकी कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है या फिर आपकी जो सोडा बोतल होती है उसमें होता क्या है, बोतल है उसके अंदर लिक्विड होता है और लिक्विड के अंदर गैस को फिल किया होता है ना। तो हमने एक चीज पढ़ी है कि जब आप गैस का पार्शियल प्रेशर जितना ज्यादा होगा उतने ही गैस के ज्यादा मोल डिसॉल्व होंगे, ये चीज हम लोगों ने पढ़ी है। तो जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है उसमें एक्चुअली होता क्या है, लिक्विड के अंदर CO2 कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बहुत हाई प्रेशर के में अंदर भरा होता है ना, बहुत हाई प्रेशर पे उस CO2 को उस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब प्रेशर बढ़ाओगे तो मोर अमाउंट ऑफ आपका जो CO2 होगा वो उसमें डिसॉल्व होगा, है ना। क्योंकि जनरली गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड में वो कम रहती है, आप अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा डिसॉल्व नहीं होती गैसेस जितने की सॉलिड्स होते हैं। तो क्या करना पड़ता है हमें, बहुत हाई प्रेशर पे उन गैसेस को डिसॉल्व करना पड़ता है वाटर के अंदर। तो जो आपकी CO2 होती है ना, लिखा है ना इसने, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर हाई प्रेशर। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा प्रेशर होगा गैस के उतने ही ज्यादा मोल्स डिसॉल्व होंगे लिक्विड के अंदर, है ना। तो ये हेनरीज लॉ का एप्लीकेशन ही तो है, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, जितना ज्यादा प्रेशर उतने ही ज्यादा मोल्स गैस के डिसॉल्व होंगे। यस, मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर? यहां तक तो कोई परेशानी है नहीं, ये तो बहुत आसान सी चीज है, बहुत 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 उसमें कोई प्रॉब्लम है। अच्छा एक चीज और देखो, आप लोगों ने एक चीज ये भी नोटिस करी होगी ना कि जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करते हैं ना, ऐसे फिज साउंड आता है, नोटिस करा आप लोगों ने? ऐसा साउंड आता है ना, उसका रीजन क्या होता है ना, ये क्वेश्चन भी कई बार आपसे पूछ सकता है, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन करने से वो साउंड क्यों आता है। तो उसका देखो रीजन मैं आपको बताता हूं, सुनना। अभी हमने कहा कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे फिल कर रखा है ना, तो प्रेशर ज्यादा, इसका मतलब गैस के ज्यादा मोल्स डिसॉल्व हो रखे हैं उस लिक्विड के अंदर। आपने ऊपर से ढक्कन बंद कर दिया, उस गैस के अंदर बहुत हाई प्रेशर रहता है, उस बोतल के अंदर CO2 गैस बहुत हाई प्रेशर पे फिल कर रखी है, मतलब CO2 के बहुत सारे मोल्स उसके अंदर डिसॉल्व हो रखे हैं। अब आपने क्या किया, उस ढक्कन को ओपन कर दिया,
यस। तो जैसे ही आप कोल्ड ड्रिंक की ढक्कन को ओपन करोगे, मुझे एक बात बताओ, प्रेशर पे क्या फर्क पड़ेगा? जैसे आपने बोतल को ओपन किया, आपको क्या फर्क पड़ा प्रेशर पे? सर प्रेशर डिक्रीज कर गया। अब जो प्रेशर है वो कितना हो गया? सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया। मेरी बात समझ रहे हो ना? जब ढक्कन बंद था प्रेशर ज्यादा था, जैसे ढक्कन खुला सर प्रेशर कम हो गया। अगर प्रेशर कम हो गया इसका मतलब अब CO2 के कम मोल डिसॉल्व होंगे उस लिक्विड के अंदर, कम मोल डिसॉल्व होने चाहिए। जब बंद थी तो ज्यादा मोल डिसॉल्व हो रखे थे, जब बोतल ओपन हो गई तो कम मोल डिसॉल्व होने चाहिए। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा मोल डिसॉल्व हो रखे हैं वो एकदम से उस लिक्विड में से बाहर आएंगे। जो CO2 के एक्स्ट्रा मोल डिसॉल्व हो रखे हैं वो इस लिक्विड में से बाहर आएंगे, वो उस लिक्विड में से बाहर आएंगे। और उसी वजह से आप देखोगे कि जैसे ही बोतल ओपन करी ना तो उसमें से आपको बबल्स भी दिखाई देते हैं ना, ऐसे कि जैसे बबल्स बाहर आ रहे हो जैसे। यस, ऐसे बबल्स बाहर आते हैं। वो एक्चुअली बबल्स किसके होते हैं? वो CO2 गैस उस लिक्विड में से बाहर आ रही होती है और उसी की वजह से आपको वो फिश साउंड भी सुनाई देता है। क्लियर है मेरे हिसाब से? यस। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं है ना? बहुत बढ़िया बेटा, ये सबसे पहला एप्लीकेशन है। दूसरा एप्लीकेशन देखो, दूसरा एप्लीकेशन है स्कूबा डाइविंग, है ना? स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं ना उनके लिए इसका बड़ा एप्लीकेशन होता है। स्कूबा डाइवर्स जो होते हैं वो बड़ा यूज करते हैं, वहां पर इसकी बड़ी एप्लीकेशन यूज होती है। अच्छा एक बात बताओ, तुम में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूबा डाइविंग करी है? कोई है ऐसा? क्यों महाराज? ए मुन्ना, कितने लोग हैं जिन्होंने स्कूबा डाइविंग करी है? ईमानदारी से बताओ। और कितने लोग हैं जिनको लगता है कि सर करी तो नहीं है लेकिन सपना है कि सर करना जरूर है? देखी तो होगी ना यार, देखी तो होगी नहीं क्या? स्कूबा डाइविंग खुद ने नहीं करी तो देखी तो होगी। करी है किसी? नहीं करी? बहुत मजा आता है यार, देखो सीधी सी बात है। हाँ मजा बहुत आता है। देखो होता क्या है, स्कूबा डाइविंग जब होती है और वहां पर हमें कैसे हेनरीज लॉ की एप्लीकेशन देखने को मिलती है ये मैं आपको बताता हूं। देखो सुनो, होता क्या ना, स्कूबा डाइविंग में क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, बंदा है उसके पीछे एक सिलेंडर लगा होता है ना? और सिलेंडर में क्या भरा होता है? ऑक्सीजन गैस भरी होती है। एक बार के लिए मान लो गैस का मिक्सचर भरा होता है जिसको ब्रीथ किया जाता है। ठीक, अब वो क्या होता है, जैसे जैसे स्कूबा डाइवर अंदर जाता है पानी के, तो आपको पता है ना पानी पे कितना भयंकर प्रेशर होता है। जैसे जैसे स्कूबा डाइवर पानी के अंदर जाता जाएगा जो प्रेशर होगा वो बढ़ता जाएगा। मानते हो इस बात को? यस। अगर प्रेशर बढ़ेगा, अगर प्रेशर बढ़ेगा तो जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो भी बढ़नी चाहिए। जो गैसेस हैं उनके ज्यादा मोल डिसॉल्व होने चाहिए। क्या मैं सही कह रहा हूं? जब प्रेशर बढ़ेगा, जब वो स्कूबा डाइवर अंदर जा रहा है, प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो गैसेस के जो मोल्स हैं वो ज्यादा डिसॉल्व होने चाहिए। किसमें? ब्लड में। आपका जो ब्लड है भैया, ब्लड भी तो एक तरह का लिक्विड ही है, मैं कह सकता हूं ना? तो ब्लड में होता क्या है, जो गैसेस हैं वो ज्यादा डिसॉल्व होती जाती है। क्यों? क्योंकि नीचे जाने पर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हो? अब रिलेट करना। तो बस स्कूबा डाइवर नीचे गया 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 गया, काफी अंदर तक चला गया, तो क्या हुआ? प्रेशर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। बहुत सारी जो गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो आपके ब्लड में डिसॉल्व हो गई, है ना? क्योंकि प्रेशर बढ़ने से गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। अब क्या हुआ? वो नीचे गया, जो उसको ढूंढना था, मजे वजे करने थे, वो एकदम से वापस धीरे धीरे ऊपर आने लगा। अब आप देखो, जब वो स्कूबा डाइवर ऊपर आएगा, जब वो स्कूबा डाइवर ऊपर आएगा, जब वो स्कूबा डाइवर ऊपर आएगा तो प्रेशर कम होगा, है ना? अगर प्रेशर कम होगा तो जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो भी डिक्रीज करेगी। अब जो एक्स्ट्रा गैस ब्लड में डिसॉल्व हो रखी है वो ब्लड से वापस बाहर आने लगेगी। क्यों? क्यों? क्योंकि ये वापस प्रेशर डिक्रीज कर रहा है। प्रेशर डिक्रीज कर रहा है तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, है ना? तो अब वो CO2 बाहर आने लगी, जो आपका गैसेस है वो ब्लड से बाहर आने लगेगी। और इसी केस में क्या होता है, कई बार जो कैपिलरीज होती हैं उसके अंदर बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। जब गैस बाहर आती है ब्लड से तो कई बार कैपिलरीज में क्या होता है बेटा, बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। और वो जो बबल्स होते हैं वो बहुत पेनफुल होते हैं, इससे इंसान की जान भी जा सकती है। इतनी खतरनाक चीज होती है वो, है ना? वो बहुत पेनफुल होता है। इस सिचुएशन को बोला जाता है, इस फिनोमेना को बोला जाता है, इस मेडिकल कंडीशन को बोला जाता है बेंट्स। इस मेडिकल कंडीशन को क्या बोला जाता है बेटा? बेंट्स बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? बेंट्स। ठीक है, इस मेडिकल सिचुएशन को क्या बोला जाता है बेटा? बेंट्स बोला जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है? और इसने लिखा है इट इज डेंजरस टू लाइफ, बहुत पेनफुल होता है और जो इंसान होता है उसकी मौत भी हो सकती है। इतनी खतरनाक चीज होती है ये वाली।
इसमें कोई प्रेशर, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब आप बोलोगे सर तो फिर इस चीज को कैसे खत्म किया जाए, इस चीज को कैसे खत्म किया जाए, इससे कैसे ओवरकम किया जाए। जो बच्चे क्लास 12th बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। सब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है कि बेंड्स से बचने के लिए, बेंड्स से बचने के लिए क्या क्या फॉर्मूला अपनाया जाता है ना, किस तरीके से उस चीज को आप कम कर सकते हो। तो देखो बेटा उस चीज के लिए क्या यूज किया जाता है, यहां पर लिखा हुआ देखो, टू अवॉइड बेंड्स। दो टैंक होता है उसमें क्या फरा जाता है, वो जो आपकी एयर होती है ना उसको डाइल्यूट किया जाता है हीलियम के साथ। देख रहे हो आप, हीलियम उसमें 11.7% आपने फिल कर दी, हीलियम गैस आप उसमें फिल करते हो। टैंक जो होता है उसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ और क्या ऐड किया जाता है, हीलियम ऐड किया जाता है। क्योंकि जो हीलियम की सॉल्युबिलिटी होती है वो बहुत ही कम होती है, वो ब्लड में ज्यादा डिसॉल्व नहीं होती, ज्यादा डिसॉल्व नहीं होगी, बाहर नहीं आएगी। ये जो बेंड्स वाली सिचुएशन है ये उस केस में क्रिएट नहीं होगी। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ जी बताइए, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो बेटा आप अगर चाहो फटाफट से इसको लिख सकते हो। वैसे आपको लग रहा है कि ज्यादा है ये, है ना, लेकिन बहुत आसान है। हाँ बेटा ये लिखना है, बेटा आप इसको लिखना है, बिल्कुल लिख सकते हो। ये देखो 3-4 लाइन ही तो है, 1 लाइन ये है, 2 लाइन ये है, 1 लाइन ये है और 1 लाइन ये है। फटाफट से आप इसको नोट कर लो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, मैं आपको इसका 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। क्लियर? सबको समझ में आ गया बेटा, है ना? ये बहुत आसान चीज है बेटा, बहुत आसान है, बहुत इजी चीज है ना। और एक चीज मैं और बताता हूं, है ना, और एक चीज बताता हूं। ये जो फोटो लगी हुई है ना, ये देख रहे हो स्कूबा डाइविंग करते हुए की, ये किसकी है? अपनी फोटो है। तो ये खास तौर पे मैंने ढूंढ के लगाई है, बहुत टाइम पहले मैंने करी थी, तो मैंने कहा यार इसको कहीं ना कहीं फिट करते हैं। आज इसका रियल यूज हुआ है। स्कूबा डाइविंग की जो मेरी फोटो है ना, इसमें आपको शक्ल मेरी अच्छे से नहीं दिख रही होगी, लेकिन ये मैं ही हूं, विश्वास करो, है ना। और बहुत टाइम पहले मैंने करी थी। हाँ लो मैं साइड में हो गया बेटा, साइड में हो गया। और इसमें देखो ना, ये जो गैस हमने कहा ना, जो गैस एकदम से बाहर आती है, जब गैस आपके ब्लड से बाहर आती है तो बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो वो जनरली जो बबल्स क्रिएट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं बेटा? नाइट्रोजन गैस की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना। ऑलराइट क्योंकि ऑब्वियस ही बात है नाइट्रोजन का कंटेंट भी ज्यादा होता है ना भाई, ज्यादा नाइट्रोजन होती है ना। जैसे अगर आप इसमें देखोगे 56% नाइट्रोजन है और 32% ऑक्सीजन ही है। यस हाँ, लेकिन एक बात है भाई, मजा आ जाता है एकदम स्कूबा डाइविंग में ना, एकदम मजा आ जाता है जब आप स्कूबा डाइविंग करते हो ना। इंडिया में मतलब अच्छी स्कूबा डाइविंग होती है अंडमान में, ये मैंने करी थी अंडमान में, है ना। तो एक बंदा साथ जाएगा आपके, ये पीछे दिख रहा है आपको, ये पीछे एक बंदा, हर बंदे के साथ एक बंदा रहता है। अरे नहीं, इतना इतना महंगा नहीं है भाई, इतना महंगा नहीं है, आप लोग भी कर पाओगे ना, मैंने कर ली तुम लोग भी कर लोगे, है ना। हाँ तो एकदम मजा आएगा अंदर। ये एक्सपीरियंस की बात है, बहुत सारे लोगों को डर भी लगता है। हाँ कोई कह रहा जल परा ओ भाई साहब, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं बेटा, है ना। अगर आप लोगों ने सब लोगों ने नोट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। अगर आपसे एक आधी लाइन रह गई है तो जब क्लास खत्म हो जाए फिर नोट कर लेना बेटा, है ना। क्लास खत्म होने के बाद आपको नोट्स मिल जाएंगे, वो आप नोट्स आप देख लेना, ठीक है। अबे नहीं, 1 लाख रुपए इतने नहीं लगते भाई, अबे नहीं लगते रे, 5-7 हजार रुपए में हो जाती है, इतने महंगा नहीं है भाई। इतना महंगा होता तो मैं कर पाता क्या? तुम भी कैसी बात कर रहे हो यार, है? आ जाओ। अब देखो तीसरी एप्लीकेशन बेटा, तीसरी एप्लीकेशन है जिसको बोला जाता है एनोक्सिया। एक मेडिकल कंडीशन होती है बेटा, उसका नाम होता है एनोक्सिया। देखो एनोक्सिया क्या होता है, ये आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों ने फील करी होगी। जब आप हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हो, सुनो, जब आप हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हो ना, हाई एल्टीट्यूड्स पे जाने पर प्रेशर इंक्रीज करता है कि डिक्रीज करता है? ईमानदारी से बताओ। सारी जनता जानती है कि हाई एल्टीट्यूड्स पे सर प्रेशर जो होगा वो डिक्रीज करेगा, है ना। प्रेशर डिक्रीज करता है ऊपर, जब हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं। अच्छा अगर प्रेशर डिक्रीज करेगा इसका मतलब जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करनी चाहिए लिक्विड में। यस, जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज करनी चाहिए लिक्विड में। तो जैसे ऑक्सीजन गैस है, ऑक्सीजन गैस की जो सॉल्युबिलिटी होती है आपके ब्लड में, जब आप हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते हो तो उस ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी ब्लड में कम हो जाती है, ठीक है। अब आप खुद सोच के देखो, अगर ब्लड में आपके ऑक्सीजन की कमी है तो जो आपका दिमाग है उसको ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी, है ना। जो टिश्यूज हैं उनमें ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी, जितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है उतनी नहीं मिल पाएगी। इससे क्या होता है? इससे होता यह है कि हाई एल्टीट्यूड्स पे जो लोग हैं वो जनरली उनको वोमिटिंग होने लगती है, उनको सर दर्द होने लगता है, सर चकराने लगता है, थोड़ा सा चलते ही थकान होने लगती है। और अगर कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ जाए तो फिर
इंसान बहकी बहकी बातें करने लगता है ना, वो अपने दिमाग पे कंट्रोल खो देता है, वो कहना कुछ चाहता है, कह कुछ और देता है ना। ऐसी सिचुएशन जीवन में बहुत बार होती है कि होते ना कुछ लोग हमारे सामने जैसे ही आते हैं, हम कहना कुछ और चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, है ना। सोच के तो आते हैं घर से कि आज तो मैं बोल ही दूंगा जो मुझे बोलना है, लेकिन जैसे ही वो सामने आता है ना तो सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है हमारी, है ना। और बेटा ये जो सिचुएशन है ना, इस सिचुएशन को क्या बोला जाता है, दिस कंडीशन इज नोन एज एनोक्सिया, है ना। तो ये भी यहां पर भी आपको क्या दिखता है, यहां पर भी क्या दिखता है आपको, एप्लीकेशंस किसकी दिखती है, एनोक्सिया की। इधर सिम्टम्स बने हुए है ना, ये आपके सिम्टम, इसको कुछ लोग माउंटेन सिकनेस भी बोलते हैं, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। ये भी बेटा बहुत खतरनाक हो सकती है ना, ये भी बहुत खतरनाक हो सकती है ना। और इससे भी इंसान का जीवन जा, हालांकि बहुत अगर टाइम पे बंदे को वो मिल जाए, ट्रीटमेंट मिल जाए, तो फिर इतनी प्रॉब्लम नहीं आती, है ना। तो आप इसको नोट कर लो फटाफट। देखो इसने यही चीज लिखी है, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड। क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पर हाई एल्टीट्यूड पे पार्शियल प्रेशर डिक्रीज करने लगता है। जब पार्शियल प्रेशर डिक्रीज करेगा तो ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड में और टिश्यूज में वो डिक्रीज करेगी, वो कम हो जाएगी, और उसकी वजह से जो क्लाइंबर्स होते हैं वीकनेस उनको फील होने लगती है, और वो अच्छे से सोच नहीं पाते, है ना। जैसे ट्रैकिंग वगैरह जो लोग करते हैं ना, ट्रैकिंग जो लोग ट्रैक करने जाते हैं, बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पे जो लोग ट्रैक करते हैं, है ना। मैं भी बड़ा शौकीन हूँ ट्रैकिंग करने का, मैंने भी खूब सारे ट्रैक्स किए हुए हैं। तो ट्रैकिंग में इस चीज का बड़ा ध्यान रखा जाता है कि जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड्स पे जाते जाते हो ना, तो दिन में कम से कम 2-3 बार जो आपके ट्रैक लीडर्स होते हैं, जिन लोगों के साथ आप ट्रैक करने जाते हो, वो आपका ब्लड में ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहते हैं। दिन में आपकी 3 बार, कम से कम मिनिमम 3 टाइम्स आपका ब्लड में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन चेक होता है ना, कि कहीं पर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी तो नहीं हो गई है। और अगर किसी को ऐसी ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाए तो इनिशियल जैसे ही पता लगता है ना, तो उसको टैबलेट होती है उन लोगों के पास, वो दे देते हैं। और किसी को अगर कंडीशन ज्यादा भी हो जाए तो फिर उसको वापस नीचे भेज देते हैं, भैया आप लोग नीचे चले जाओ, है ना, आप लोग नीचे चले जाओ। हाँ हाँ भैया, हाँ हिमालय में ट्रैकिंग करी है बेटा मैंने, हाँ ट्रैकिंग करी है मैंने, हिमालय में करी है मैंने ट्रैकिंग। ठीक है, चलो जी, समझ में आ गई ये चीज, नोट किया आप लोगों ने। अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। यस यस, आगे चलें क्या, आगे चलें। नहीं बेटा, एवरेस्ट नहीं करी है मैंने, एवरेस्ट नहीं करी है, एवरेस्ट मेरे एक जूनियर ने करी है अभी रिसेंटली, है ना। उसका नाम भी राहुल है ना, उसका नाम भी राहुल है। कभी सर्च करना, राहुल बैरवा उसका नाम है ना। उसने अभी अभी सबमिट किया है, वो अभी अभी एवरेस्ट करके आया है, और मेरा 2 साल मेरे से जूनियर था। कॉलेज में हम लोग साथ ही थे, एक ही कॉलेज में हम लोगों ने बीटेक किया, और वो मेरी क्रिकेट टीम में था एक्चुअली, है ना। जब मैं 4th ईयर में था तब वो 2nd ईयर में था, जब मैं 3rd ईयर में था वो 1st ईयर में था। और उसने अपनी जॉब वॉब छोड़ के, कॉलेज से उसका प्लेसमेंट हुआ, और कॉलेज से उसने जॉब वॉब छोड़ के ना, वो उसका क्योंकि इसी फील्ड में उसको मजा आता था, तो उसने सब कुछ छोड़ के ना ये करने लग गया, और अभी वो रिसेंटली माउंट एवरेस्ट करके आया। तो एक इंस्पिरेशन है वो भी। बहुत सारे लोग अपनी जो होता है ना कि यार कई बार अंदर से वो जॉब करने का मन नहीं करता, है ना, अंदर से किक अलग मिलती है कि यार मुझे लाइफ में ये चीज़ करनी है, तो बहुत बार लोग बहुत बड़ी बड़ी जॉब छोड़ के अपना जो पैशन होते हैं उसको फॉलो करते हैं। और ऐसे लोगों को देख के बड़ी खुशी होती है कि यार ये लोग देखो, हालांकि आसान नहीं है। एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से वो बंदा आता है, और उसने इतना बड़ा रिस्क लिया कि जॉब छोड़ के आज वो ये काम कर रहा है ना। लेकिन अब वो बहुत सक्सेसफुल है, सब बढ़िया एकदम उसका, है ना। चलो जी, आगे चलते बेटा, आगे चलते। अब इसके बाद इस पे हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब आपकी जो गैसेस होती है वो हेनरीज लॉ को फॉलो नहीं करती, है ना। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब आपकी जो गैसेस होती है वो हेनरीज लॉ को फॉलो नहीं करती, उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ में। और सबसे पहली लिमिटेशन है कि टेम्परेचर, सबसे पहली लिमिटेशन बेटा, आप देखो अब, ठीक है, अब माहौल से बाहर आ जाओ। हाँ, अबे माहौल से बाहर आ जाओ, अब बातों वाले माहौल से बाहर आओ, उत्तराखंड से, हिमालय से थोड़े नीचे आओ, प्लेन्स पे आओ, है ना, जहां पर भी आप रहते हो। यस, जहां पर भी आप रहते हो ना वहां पर आओ, अब पढ़ाई पे आओ वापस, हम लोग हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन की बात करने वाले। यस, हाँ, तो देखो बेटा, टेम्परेचर शुड नॉट बी टू हाई, टू लो, है ना। जो भी गैस
जिस पे आप बात कर रहे हो ना, उस गैस का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा कम है तो उस केस में वो हेनरीज लॉ को फॉलो नहीं करेगी। अगर उसकी सॉल्युबिलिटी की बात करोगे तो जितना आपका हेनरीज लॉ से एक्सपेक्टेड है उससे कुछ अलग आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि टेम्परेचर आपने बहुत ही कम कर दिया है, गैसेस की जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपने बहुत ही कम कर दी है। उस केस में जो आपको रिजल्ट्स मिलेंगे वो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। दूसरा, प्रेशर should not be too high. Yes, pressure should not be too high. प्रेशर बहुत एक्सट्रीम हाई नहीं होना चाहिए। गैसेस पे जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा हाई होगा तब भी वो हेनरीज लॉ को फॉलो नहीं करेगा। उस केस में जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है वो, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी आपको एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स जो हैं वो थ्योरेटिकल रिजल्ट से अलग मिलेंगे, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्लियर। अच्छा, शुड भी लिख दिया क्या? शुड नॉट भी, ओहो शुड नॉट भी, अरे नॉट आएगा। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस मैं समझ गया। हाँ, एक लिख रहा है, हाँ ब्लंडर तक तो ठीक है, मतलब ब्लंडर तो एक लिख रहा ब्लडर, मैं सोचा साला कौन सा ब्लैडर की बात हो रही है। तो देखो, टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई। और दूसरी चीज, गैस मॉलिक्यूल्स should not associate or dissociate, should not associate or dissociate in solvent, है ना। गैस मॉलिक्यूल्स शुड नॉट एसोसिएट और डिसोसिएट इन सॉल्वेंट। अगर आपकी गैस सॉल्वेंट के अंदर डिसोसिएट हो रही है या फिर एसोसिएट हो रही है, उस केस में भी आपको जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी का रिजल्ट है वो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, है ना। हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगा। यस, हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो गैस सॉल्युबल हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हो रही। वो इसलिए सॉल्युबल ज्यादा हो रही है क्योंकि वो डिसोसिएट हो पा रही है। हमने बात करी थी ना, जो गैस डिसोसिएट हो जाती है किसी पर्टिकुलर लिक्विड में, उसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, तो वो हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग नहीं हो रही। वो इसलिए हो रही है क्योंकि वो वाटर में आयंस में डिसोसिएट हो पा रही है। उस केस में भी वो बेटा हेनरीज लॉ को फॉलो नहीं करेगी। ठीक है, समझ में आई मेरी बात। एसोसिएट मतलब जुड़ना, एसोसिएट मतलब बेटा जुड़ना। जैसे अगर HCl की बात करें ना हम लोग, जैसे HCl की बात करें तो ये डिसोसिएट होता है H++Cl-, है ना। आगे हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे वेंट ऑफ फैक्टर, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मॉलिक्यूल्स एसोसिएट भी हो सकते हैं, जुड़ भी सकते हैं। दो मॉलिक्यूल अलग अलग थे, जैसे आपने उसको किसी एक सॉल्वेंट में डाला, वो दो से एक बन गए। सुना है ना तुमने, दो जिस्म एक जान, है ना, वैसे हो जाते हैं। पहले तो दो अलग अलग जिस्म रहते हैं, लेकिन जैसे आपने उसको सॉल्वेंट में डाला एक बन जाते हैं, है ना। दैट इज एसोसिएशन। दो पार्टिकल्स, तीन पार्टिकल, चार पार्टिकल आपस में एसोसिएट हो जाते हैं। यस, अरे वो वाला आपने वो पढ़ा था ना आप लोगों ने, वो चीज क्या, मिशेल फॉर्मेशन 10th क्लास में पढ़ाया जाता है। सोप जो होती है वो सॉल्यूबल कैसे होती है, मिशेल्स बनती है, बहुत सारे सोप के पार्टिकल्स आपस में जुड़ के एक बड़ा एग्रीगेट बना लेते हैं, जिसको आप बोलते हो मिशेल्स, है ना। जुड़ना आपस में, एसोसिएट मतलब जुड़ना बेटा। ऑलराइट, अच्छा, और चौथा पॉइंट जो है वो आपको ध्यान रखना है, गैस मॉलिक्यूल्स शुड नॉट केमिकली कंबाइंड विद सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, है ना। वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ केमिकली कंबाइंड नहीं होना चाहिए, है ना। गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ केमिकली कंबाइन का मतलब उनके साथ रिएक्शन नहीं करना चाहिए। अगर उसमें रिएक्शन कर गए, कोई बात नहीं, डिलीटेड था तो अरे कोई बात नहीं, हमारा एक चैप्टर आएगा सरफेस केमिस्ट्री में मैं वापस पढ़ाऊंगा कि कैसे क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप कैसे होता है, मिशेल कैसे बनता है, ये चीज हम लोग उसमें बात करेंगे, है ना। सरफेस केमिस्ट्री एक चैप्टर आएगा, उसमें मैं पढ़ाऊंगा, तुम चिंता मत करो, ठीक है। तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन नहीं होने चाहिए, केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए दोनों के बीच। अगर केमिकल रिएक्शन हो गई तो सॉल्युबिलिटी के लिए हेनरीज लॉ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उस गैस की सॉल्युबिलिटी के लिए वो केमिकल रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल है। उस केस में भी आपको हेनरीज लॉ के जो रिजल्ट हैं उनसे कुछ अलग रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए फिर ये वाला फटाफट से नोट करो बेटा, ये फटाफट से नोट करो। अभी मैं देख रहा था किसी ने डाउट पूछा, सर एनोक्सिया के सिम्टम्स क्या होते हैं, लिखवा तो दिया बेटा। अरे एनोक्सिया के सिम्टम लिखवाए तो थे अभी थोड़ी देर पहले, कि इंसान जो होता है उसको थकान जल्दी होने लगती है,
है ना। और उसको और क्या होने लगता है, मैं साइड में हो जाता हूं, तब तक आप नोट करो। और क्या क्या होने लगता है, उसका सरदर्द होने लगता है, सर चकराने लगता है ना। और क्या होने लगेगा, वो क्लियरली सोच नहीं पाता, है ना, क्योंकि उसके दिमाग तक ब्लड की ऑक्सीजन की सप्लाई है वो ढंग से नहीं हो रही, तो क्लियरली सोच नहीं पाता, है ना। तो दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ एनोक्सिया। क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। हाँ, वोमिटिंग होने लगती है उसको, ये वाले सिम्टम्स हम लोगों ने लिखे थे। आ जाओ फिर एक क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है। आइए बेटा, एक क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पर है, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कहता है कि द गैस फॉर विच हेनरीज लॉ इज नॉट एप्लीकेबल इन एक्वा सॉल्यूशन। ऐसी कौन सी गैस है जिसपे हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकता एक्वा सॉल्यूशन में। जरा फटाफट से एक बार आप जवाब दीजिए, देखें फटाफट से आप एक बार जवाब दो। देखा बेटा, कमेंट सेक्शन में मैं देखना चाह रहा हूं सब लोगों से। हाँ जी, कमेंट सेक्शन में देखना चाह रहा हूं कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। बिल्कुल सही बात है बेटा, HCl जो है उस पे हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा अगर आपने पानी ले रखा है। क्यों? क्योंकि HCl को अगर आप पानी में डालोगे, HCl को आप पानी में डालोगे तो वो क्या करेगी सर, वो H+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाएगी। HCl का क्या हो जाएगा बेटा, डिसोसिएशन हो जाएगा। और हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात करी, अगर आपकी कोई गैस एसोसिएट या फिर डिसोसिएट होती है तो उस पे हेनरीज लॉ एप्लीकेबल नहीं हो सकता। यस, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मेरे हिसाब से सब लोगों का बिल्कुल क्लियर है। ए आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और केस की बात करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए है कि जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड में, वो कैसे इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेगी। फर्स्ट पॉइंट लिखता है इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड टेम्परेचर। बिल्कुल गलत बात है। प्रेशर से तो चलो ठीक बात है, प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बेटा सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। गलत हो गया। डिक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर नहीं, ये तो बिल्कुल ही गलत है, सरासर झूठ बात है ये तो। आगे क्या कहता है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज इन टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है ना। तो ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको याद दिलाने के लिए क्वेश्चन छोटा सा ऐड किया था, जिससे कि आप कहीं भूल ना जाओ। याददाश्त कमजोर है तुम्हारी, है ना, बादाम खाया करो, याददाश्त बढ़ती है उससे, लोग बोलते हैं। ज्यादा मत खा लियो, पेट खराब हो जाएगा। याददाश्त तो ठीक है, हाँ कुछ गड़बड़ और हो जाएगी, उसका ध्यान रखना तुम। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, न्यूमेरिकल्स करते हैं बेटा, है ना, कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। आइए देखो क्या कह रहा है। हाँ जी, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन ये कहता है कि solubility of nitrogen gas in water exposed to the atmosphere when the partial pressure is 593 mm is 5.3 into 10 to the power -4 मोलर। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है क्वेश्चन बेटा, इस बात को आप ध्यान रखो। कहता है कि जब आपकी नाइट्रोजन गैस है वाटर में एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर, वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, इतना है, तब उसकी सॉल्युबिलिटी इतनी है। आगे कहता है इट्स सॉल्युबिलिटी एट 760 mm एट सेम टेम्परेचर इज। सुनना जरा, मेरी बात को अच्छे से देखना बेटा। अगर आपका इनिशियल प्रेशर, क्वेश्चन में कहा गया कि अगर प्रेशर 593 mmHg है, अगर प्रेशर इतना है तो बेटा उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है, 5.3 इंटू 10 टू द पावर -4 मोलर। और क्वेश्चन में हमसे पूछ क्या रहा है कि अगर आपने प्रेशर 760 mm कर दिया, अगर आपने प्रेशर कितना कर दिया बेटा, 760 mmHg कर दिया, तो बेटा क्या होगा बताइए, सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी। देखो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले एक चीज पढ़ी थी, यस हम लोगों ने थोड़ी सी पहले एक चीज पढ़ी थी कि जो सॉल्युबिलिटी होती है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। बताइए, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं S1/S2 इज इक्वल टू P1/P2। अरे बोलो, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिखा जा सकता है। सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो S1/S2 इज इक्वल टू P1/P2। तो देखो S1 कितना है, 5.3 इंटू 10 टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय S2 मुझे पता लगाना है, ठीक है ना बेटा। और प्रेशर, इनिशियल प्रेशर कितना दे रखा है 593, और P2 कितना दे रखा है 760। तो यहां से मैं सॉल्व कर सकता हूं, क्या मुझे S2 की वैल्यू मिल सकती है। देखो जरा x2 कितना हो जाएगा बेटा, 5.3 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 760 डिवाइडेड बाय 593। यस यही मिलेगा। अरे बोलो ना यार, यही मिलेगा क्या। और इसको फटाफट मुझे बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है। हाँ, इस कैलकुलेशन के बाद क्या मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है पक्का
बेटा S1 में सॉल्युबिलिटी से दिखा रहा हूं, है ना, S1 इज सॉल्युबिलिटी, इनिशियल सॉल्युबिलिटी। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो मेरे हिसाब से जो मेरी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 6.8 इंटू 10⁻⁻4 मोलर मिलना चाहिए, ठीक है ना। और एक मैं चीज और बताऊं, देखो जो समझदार बालक होंगे ना, जो इंटेलिजेंट बच्चा होगा, है ना, जैसे आप सारे लोग हो, वो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे ही नहीं। पता है, वो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे नहीं। पता है क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको एक चीज पता है, देखो 760 को अगर मैं 593 से डिवाइड करूंगा, 760 को 590 से डिवाइड करूंगा, तो जो वैल्यू आएगी वो 1 से बड़ी होगी। और 1 से बड़ी वैल्यू को अगर आप 5.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 5.3 से बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब जो फाइनल रिजल्ट होगा वो 10⁻⁻4 तो रहेगा उसमें, बट यहां पर वैल्यू 5.3 से बड़ी होगी। और वो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्लियर, मेरी बात समझ गए? हाँ बेटा, एक चीज को ध्यान रखो, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि MMHg क्यों लिख दिया है। ये बेटा प्रेशर की यूनिट होती है ना, प्रेशर की यूनिट होती है। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, रिलेशन होता है ना 1 ATM, 1 ATM इज इक्वल टू कितना MMHg होता है सर? 760 MMHg होता है, ठीक है ना। ये बेटा इस चीज को आप याद रखोगे, यस, ये वाली बात याद है ना तुम्हें? 1 ATM इज इक्वल टू 760 MMHg होता है ना। ATM भी प्रेशर की यूनिट है और MMHg भी प्रेशर की यूनिट है ना। तो अगर किसी को ये नहीं समझ आ रहा कि यार ये MMHg कहां से आया, तो मैंने बता दिया है। अब आइए एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा, है ना, एक बढ़िया क्वेश्चन। आओ बेटा, हाँ एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखना, क्या कहता है क्वेश्चन? लिखता है कि इफ नाइट्रोजन गैस is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? सबसे पहली चीज क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि नाइट्रोजन के कितने मिलीमोल्स 1 लीटर पानी में डिसॉल्व होंगे, 1 लीटर पानी में डिसॉल्व होंगे, ठीक है। तो सुनो, हाँ बेटा, इसको 760 टॉर भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। हाँ, ये बेटा एनसीईआरटी का एग्जांपल है, बिल्कुल सही कह रहे हो, एनसीईआरटी का एग्जांपल है। ये मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि इस पे क्वेश्चन पूछा गया है जेई में, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन अभी मैं आपको दिखाऊंगा जो जेई में पूछा गया, एक थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन है। हाँ, इधर देखो, अगर क्वेश्चन में कह रहा है बेटा, अच्छा एक बात बताओ मुझे, डेंसिटी कितनी होती है पानी की? सर वाटर की डेंसिटी हम लोग लेके चलते हैं, काफी बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, सर 1 ग्राम पर ml होती है। अगर क्वेश्चन में मुझे बोला गया है 1 लीटर वाटर का मतलब क्या मैं 1000 ml लिख सकता हूं? और अगर 1000 ml है तो वाटर के लिए डेंसिटी 1 होती है, इसका मतलब जितना वॉल्यूम होगा उतना ही उसका मास होगा, यस। तो इसका मतलब सर वाटर का जो मास होगा वो भी कितना हो जाएगा? 1000 ग्राम। अरे बोलो, क्या ये बात सही है? ये हम लोगों ने काफी पहले बात करी थी इस पे, ठीक है क्या? मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस, जितना 1 लीटर मतलब 1000 ml मतलब 1000 ग्राम। अब एक चीज और देखो, यहां से आप क्या कर सकते हो, मोल्स ऑफ वाटर निकाल सकते हो। क्या होता है बेटा, फॉर्मूला क्या होता है मोल्स ऑफ वाटर का? गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। हमारे पास मास कितना गिवन है? 1000 ग्राम, और वाटर का मोलर मास कितना होता है? 18। अगर आप 1000 को 18 से डिवाइड करोगे ना, तो सुनो कैलकुलेशन देखना मेरी कितनी जबरदस्त है, 55.5 आएगा। और जिसको विश्वास नहीं है ना, वो कैलकुलेट करके देख ले वाली। जिसको मेरी बात पे विश्वास नहीं है कि 1000/18 55.5 आता है, वो एक बार चेक करके देख ले। हाँ, चेक करके देख ले, इतना ही मिलेगा, है ना। तो मुझे पानी के मोल तो मिल गए। अब इस क्वेश्चन में देखो और क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पार्शियल प्रेशर जो है नाइट्रोजन का वो 0.987 बार है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया बेटा। पार्शियल प्रेशर जो नाइट्रोजन का है वो कितना दे दिया? 0.987 बार दे दिया। और क्वेश्चन में आपको हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू भी दे रखी है, कितनी? 76.48 किलो बार दे रखा है। ध्यान से देखियो किलो बार इसका मतलब क्या सर? ये 10⁻³ बार है। हाँ जी, क्या ये 10⁻³ बार लिख सकता हूं मैं? बेटा किलो बार को, किलो मतलब 10⁻³। अरे बोलो ना यार, किलो का मतलब 10⁻³, ठीक है, यस, ऑल राइट। अब देखो, हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, है ना। और यहां पर ये किसके लिए बात हो रही है? मोल फ्रैक्शन किसका? ऑब्वियस ही बात है, नाइट्रोजन का। हमारे पास पार्शियल प्रेशर कितना है बेटा? 0.987, ठीक है। और हमारे पास KH की वैल्यू कितनी है? 76.48 इंटू 10⁻³। अब एक बात बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन का फॉर्मूला क्या होगा? सर होगा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। बताओ, अरे बोलो ना यार, क्या ये बात सही है?
हाँ बेटा, यूनिट ऑफ KH बार हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। देखो मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट है नहीं, तो जो KH की यूनिट होगी वो प्रेशर की यूनिट के इक्वल हो सकती है, और प्रेशर की यूनिट तो बार होती है, इसका मतलब KH का यूनिट भी बार हो सकता है। क्या परेशानी है? कोई परेशानी है? क्या दिक्कत है उसमें? हाँ जी, ठीक है बेटा। अब देखो, तो इस कैलकुलेशन को सिर्फ तुम्हें सॉल्व करना है, सिर्फ तुम्हें ये कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। यहां पर मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, यहां पर मुझे सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। इसको मैं इंटू N2 डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर। बेटा मोल्स ऑफ वाटर हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, 55.5 है ना, ये मिलेगा। मोल्स के वाटर के कितने मोल मिले? 55.5। क्लियर? अब एक चीज देखो आप, अब आप एक चीज देखो, एक चीज आप देखो, यहां पर जो नाइट्रोजन के मोल्स हैं वो 55.5 के कंपैरिजन में, यहां देखो ना नीचे लिखा है ना नाइट्रोजन के मोल्स प्लस 55.5, नाइट्रोजन के जो मोल्स होंगे वो 55.5 के कंपैरिजन में काफी कम होंगे। जो नाइट्रोजन के मोल्स होंगे वो 55.5 के कंपैरिजन में काफी कम होंगे। आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आपको कैसे पता लगा कम होंगे? देखो मैं बताता हूं कैसे हो। यहां से आप एक्सप्रेशन लिखो, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस 55.5 है ना, ये मिला, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 0.987, तो ये वाली टर्म इसके नीचे चली जाएगी 76.48 इंटू 10⁻3, ठीक है ना, यही मिलेगा। अब ये जो 10⁻3 उछल के ऊपर चला जाएगा, उछल के ऊपर जाएगा, मतलब ये 10⁻³ हो जाएगा, इतना मिलेगा। अब आप एक चीज देखो, यहां पर नाइट्रोजन के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ये जो वैल्यू है ये बहुत ही छोटी वैल्यू मिल रही है, 10⁻³ की टर्म्स में मिल रही है। अरे एक बार बोलो ना यार, मेरी बात बताओ, क्या ये बात सही है? हाँ जी, क्या ये बात सही है? यहां पर मुझे जो नाइट्रोजन के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, इसकी वैल्यू है, ये बहुत ही छोटी वैल्यू मिल रही है 10⁻³ अगर इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो ये वैल्यू और छोटी आएगी। अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे ना तो जो वैल्यू है वो बेटा और भी छोटी आएगी। बताओ वो वैल्यू कितनी आएगी? हाँ, वो जो वैल्यू आएगी बेटा वो और भी छोटी आएगी, वो 10⁻⁻4 की टर्म्स में आएगी। अब अगर ये वैल्यू बहुत ही छोटी है, ये तभी हो सकता है जब नाइट्रोजन के मोल्स बहुत कम हो, है ना, जो नाइट्रोजन के मोल्स है वो बहुत कम होंगे, तभी आपको ये वैल्यू बहुत छोटी मिलेगी। अरे तो सिंपल मैथमेटिक्स है भाई, अरे सिंपल सी बात है। मान लो x अपॉन वाई की वैल्यू बहुत छोटी है, स्मॉल वैल्यू है, x अपॉन वाई की वैल्यू अगर स्मॉल वैल्यू है, इसका मतलब x की वैल्यू बहुत ही छोटी रही होगी और जो y की वैल्यू है वो काफी बड़ी रही होगी। अब यहां पर x अपॉन वाई, इसकी वैल्यू अगर बहुत छोटी है तो ऑब्वियस ही बात है जो x की वैल्यू है नाइट्रोजन के मोल्स है वो काफी कम रहे होंगे। सिंपल। अरे बोलो ना, क्या दिक्कत है? यस तो आप यहां पर क्या कर सकते हो, आप यहां पर क्या कर सकते हो बेटा, ये जो नाइट्रोजन के मोल्स हैं इनको 55 के कंपैरिजन में नेग्लेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर कोई बच्चा ये कहे कि सर मैं तो नेग्लेक्ट नहीं करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, नेग्लेक्ट मत कर, कोई परेशानी नहीं है, तू बिना नेग्लेक्ट करे ही क्वेश्चन सॉल्व कर ले, कोई दिक्कत है ही नहीं, तू बिना नेग्लेक्ट किए क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, है ना, तब भी तेरा जो सॉल्यूशन है वो यही मिलेगा। तो यहां से क्या मिला, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन 55.5 इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, ये वाली वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे ना तो मेरे पास लिखा हुआ है, मैं एक बार देख लेता हूं, ये जो वैल्यू मुझे मिलेगी ना मेरे हिसाब से 1.2 इंटू 10⁻⁻5 मिलेगी। और अगर इसको सॉल्व करोगे ना आप लोग, अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना, इस कैलकुलेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 7.16 इंटू 10⁻⁻4 आएगा, 7.16 इंटू 10⁻⁻4 मोल आएगा। अब क्वेश्चन में मेरे से मोल्स ऑफ नाइट्रोजन नहीं पूछे हैं, मेरे से क्या पूछा है बेटा, मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, है ना, मिली मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या, 7.16 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻3 मोल, है ना, ये 10⁻⁻4 को मैंने 10⁻⁻1 इंटू 10⁻⁻3 लिख दिया। तो ये जो 10⁻⁻3 होता है इसी को हम क्या कहते हैं, मिली मोल्स कहते हैं ना, मिली मतलब 10⁻⁻3, है ना। तो यहां से ये मिल जाएगा 7.16 इंटू 10⁻⁻1 मिली मोल्स। ये आपका फाइनल सॉल्यूशन है जो हमें फाइंड करना था। क्लियर? अरे क्या हो गया भैया, क्या गलत आ गया, क्या गलत हुआ है?
सुनो तो देखो, वापस जिन बच्चों को नहीं समझ में आया एक बार वापस देख लो। हाँ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया बेटा वापस देख लो। हमें क्वेश्चन में डेंसिटी ऑफ वाटर दे रखी थी 1 ग्राम पर ml, ठीक है। हमने कहा जी क्वेश्चन में ये भी दे रखा है, हाँ वन, ये डेंसिटी वाटर नहीं दे रखी थी लेकिन हमें पता है पहले से। और हमें दे रखा है 1 लीटर ऑफ वाटर। बेटा 1 लीटर ऑफ वाटर का मतलब हो गया 1000 ml, 1000 ml का मतलब 1000 ग्राम ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। तो यहां से हमने मोल्स निकाल लिए वाटर के, गिवन मास अपॉन मोलर मास 55.5 आ जाएगा। फिर हमने कहा पार्शियल प्रेशर, वो क्वेश्चन में गिवन है। फिर हमने कहा KH, वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है। फिर हमने कहा सर फॉर्मूला होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां से पार्शियल प्रेशर हमें दे रखा है, KH की वैल्यू हमें दे रखी है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स किस किस के? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, मोल्स ऑफ वाटर हमें पहले से पता थे, 55.5 लिख दिए। हमने कहा कि जो नाइट्रोजन के मोल्स है बहुत छोटे हैं 55.5 के कंपैरिजन में, इसको नेग्लेक्ट कर दिया। यस, जैसे हमने नेग्लेक्ट किया हमें ये वाली वैल्यू इतनी मिल गई। इसको आप सॉल्व करोगे, है ना, तो आपको फाइनल एक्सप्रेशन ये मिलेगा बस। हाँ जी, आप इसको बेटा सॉल्व कर सकते हो। क्या मिल रहा है? ओहो, सॉल्व करना जरा एक बार, कितना मिल रहा है बेटा? नोट करो, देखिए फटाफट नोट करो, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं नोट करने का। हाँ फटाफट नोट करो। अबे ये 1.29 है एग्जैक्ट। अगर आप इसको एग्जैक्ट वैल्यू लिखोगे ना, अरे भैया अगर आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखोगे ना तो ये 1.29 है बेटा, ये 1.29 है ना, ये है इसकी एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब लगभग 1.3 के इक्वल है। यस, ये 1.29 लगभग 1.3 के इक्वल है। सॉल्व करना, यही वैल्यू मिलेगी। क्लियर? हाँ जी, अरे ठीक है, समझ में आ गई बात मेरी। आगे चलें, अब आगे चलें क्या? अगला क्वेश्चन करें? हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नोट भी आप लोगों ने कर लिया होगा, मैंने आपको सफिशिएंट टाइम दिया इस क्वेश्चन को नोट करने का। अब देखो, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था बेटा, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, इस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था जो कब पूछा गया है? जेईई मेंस 2022 में पूछा गया है। जेईई मेंस 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, फर्स्ट शिफ्ट में। और सिमिलर क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है। इफ, वहां पर लिखा था नाइट्रोजन गैस इज बबल्ड थ्रू, यहां पर क्या लिखा है? ऑक्सीजन गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 303 केल्विन। द नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, वहां पर हमें नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन पूछा था। दैट डिसॉल्व्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है? हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है, सेम वैल्यू 46.82, लगभग सेम वैल्यू दे रखी है। और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 0.9280 दे रखा है। और इसने तो यह कह दिया कि जो सॉल्युबिलिटी है नाइट्रोजन की वाटर में बहुत कम है, उसको नेग्लिजिबल मान लो। इसने लिख भी दिया, हमें खुद से एज्यूम करने की जरूरत भी नहीं थी, इसने लिख भी दिया, ठीक है ना। तो यह क्वेश्चन बेटा आपका होमवर्क है, यह क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको आप खुद से सॉल्व करोगे। अगली क्लास में मैं ये वाली चीज डिस्कस करूंगा, ठीक है? क्लियर? सॉल्व कर लोगे खुद से, है ना, आसान क्वेश्चन। तो देखो एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी जेईई के एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन याद है हम लोगों ने कौन सा मास परसेंटेज में क्वेश्चन किया था, याद है तुम्हें? कि फाइंड द मास परसेंट ऑफ 25% ऑफ 300 ग्राम एंड 40% ऑफ 400 ग्राम मिक्सचर को आपने दो सॉल्यूशन थे उनको मिक्स कर दिया था और पूछा था कि जो फाइनल सॉल्यूशन है उसका मास परसेंट निकालो। एक नाम हमने ऐसा क्वेश्चन किया था और वो क्वेश्चन इस साल जेईई मेंस में पूछा गया है। वो क्वेश्चन इस साल जेईई मेंस में पूछा गया, सिर्फ और सिर्फ उसमें जो डेटा था वो चेंज कर दिया गया, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं बेटा, अगर आप लोग क्लास में बिल्कुल ढंग से फोकस करोगे, है ना, अच्छी ईमानदारी से अगर आप क्लास पढ़ोगे, नोट्स अच्छे से रिवाइज करके आओगे ना, तो जेईई के क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने है ना। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन हम पहली बार करवा रहे हैं। पिछला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, ये मैं हर साल जब से मैं पढ़ाने लगा हूं, हर साल मेरे नोट्स में रहता है ये क्वेश्चन, हर साल मैं नोट्स में लिखवाता हूं और इस साल क्वेश्चन आ गया बस। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना। एक और क्वेश्चन है देखो जी, ये वाला क्वेश्चन भी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है बेटा। यहां पर हाउ मच ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर, अगर उसका पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का दे रखा है 0.5 atm और KH की वैल्यू भी दे रखी है, बताओ ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे क्या? अरे बोलो तो,
क्या ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तुम? कितनी ऑक्सीजन डिसॉल्व होगी 100 ml पानी में? अगर 100 ml वाटर दे रखा है बेटा, इसका मतलब 100 ग्राम हो गया ना, जल्दी बोलो। 100 ml का मतलब 100 ग्राम, तो यहां से मोल्स निकल जाएंगे वाटर के। हमें केएच की वैल्यू दे रखी है, पार्शियल प्रेशर दे रखा है, ऑक्सीजन का मास पूछा है। अरे अरे सॉल्व होगा क्या? ये भी मैं तुम्हें होमवर्क देना चाहता हूं, ये भी मैं तुम्हें होमवर्क देना चाहता हूं, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, और जब तक आप क्वेश्चन खुद से नहीं सॉल्व करोगे तब तक कुछ सीखोगे नहीं। देखो सीधी सी बात ये है ना, जब तक आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक सीखोगे नहीं। अगली क्लास में इस क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन आया बेटा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, एकदम मस्त क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन देखो। अब जैसे ये क्वेश्चन लोगों को दिखता है ना, 2019 जेईई मेंस का ये क्वेश्चन है, जैसे ही ये क्वेश्चन लोगों को दिखता है उनको लगता है यार ये तो पता नहीं क्या पूछ लिया, क्योंकि हम लोग ग्राफ से वैसे ही डरते हैं। जैसे ही ग्राफ आता है हमारी सिट्टी विट्टी वैसे ही गुम हो जाती है, हमें लगता है चला ग्राफ तो हमारे अपने बस का नहीं है ना। लेकिन मैथ्स के जो बालक है उनको ग्राफ से डरने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनो, देखो अच्छे से समझना। आपको क्या रखा है, 4 गैसेस दे रखी है WXYZ, और उनके लिए KH की वैल्यू दे रखी है। देखो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है चारों गैसेस के लिए अलग अलग, 0.5 2 35 एंड 40, और हमसे पूछा है कि कौन सा जो ग्राफ है वो बिल्कुल सही है। अब ये ग्राफ किस किस के बीच बना हुआ है? देखो ये ग्राफ बना हुआ बेटा पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। यहां पर यह चीज बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। आपको यहां पर मोल फ्रैक्शन किसका दे रखा है? वाटर का दे रखा है। पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। हम लोगों ने जो ग्राफ पढ़ा है वो है पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। इसमें क्या कर रखा है? पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दे रखा है। मेरी बात समझ में आई? अब देखना, इसको अच्छे से समझना, एकदम जबरदस्त। देखो इसको निपटाते हैं क्वेश्चन को, ऐसे ऐसे निपटाएंगे ना पता भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को। सुनो देखो, फॉर्मूला क्या होता है? पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यस। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू, अगर यहां मोल फ्रैक्शन गैस का है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? मोल फ्रैक्शन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर। अच्छा सर ये तो बिल्कुल सही है। अरे भाई गैस का मोल फ्रैक्शन, गैस और पानी दोनों का आपने मिक्सचर ले रखा है, इन दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा बेटा? जल्दी बोलो। अरे बोलो ना दादा, ए मेरे भाई मुन्ना, दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा? 1 होगा ना। तो अगर मान ले मोल फ्रैक्शन गैस का तुझे दिया तो 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कर दे, क्या मिल जाएगा तुझे? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस मिल जाएगा। हाँ ना बोल, पक्का? अच्छा अब इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लो। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH माइनस KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, यही हो जाएगा। यस। अब देखो सर, ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है ये मुझे दे रखा है Y एक्सिस पे। अच्छा हाँ सर, ये जो KH की वैल्यू है ना, ये किसी एक पर्टिकुलर गैस के लिए तो फिक्स वैल्यू होगी, फिक्स होगी तो कांस्टेंट C लिख दिया। अरे बोलना भाई। माइनस सर, ये जो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है ना सर, ये दे रखा है X एक्सिस पे, यहां मैंने X लिख दिया, तो ये जो KH है बेटा ये क्या बन गया? M बन गया। इसका मतलब जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा? सर ये ग्राफ बन जाएगा Y इज इक्वल टू माइनस MX प्लस C। हाँ ना बोलना पड़ेगा, और बेटा एकदम थम्स अप करना पड़ेगा। क्या आपको ये चीज समझ में आई? ये ग्राफ कैसा बना है? यस, y इज इक्वल टू माइनस MX प्लस C का ग्राफ बन गया। और इस क्वेश्चन में ये जो C है, ये C क्या होता है बेटा? सर ये होता है इंटरसेप्ट। ये क्या होता है बेटा? सर ये इंटरसेप्ट की वैल्यू होती है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, जिस गैस का इंटरसेप्ट ज्यादा है इसका मतलब उसके लिए KH की वैल्यू ज्यादा होगी। अरे बोलो ना बेटा, इस ग्राफ का जो इंटरसेप्ट है वो किसके बराबर है? सर KH की वैल्यू के बराबर है। तो जिसका KH ज्यादा उसका इंटरसेप्ट ज्यादा। हाँ ना बोल, जिसका KH ज्यादा उसका इंटरसेप्ट ज्यादा। यस। अब देखो सबसे ज्यादा जो KH है वो किसका दे रखा है क्वेश्चन में? सर Z का दे रखा है। इसका मतलब सर Z का जो इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम होनी चाहिए। Z के इंटरसेप्ट की वैल्यू सबसे मैक्सिमम होनी चाहिए, है ना। अच्छा जैसे ही एक चीज और देखो, जैसे ही ग्राफ बना ना y इज इक्वल टू माइनस MX प्लस C का, जैसे ही ग्राफ बना y इज इक्वल टू माइनस MX प्लस C का, ये दो ऑप्शन तो उड़ गए। ये दो ऑप्शन तो उड़ गए। कैसे उड़े? सर ये जो दोनों ग्राफ है तो y इज इक्वल टू प्लस MX प्लस C के हैं सर, ये जो y इज इक्वल टू MX प्लस C के हैं सर, ये दो ग्राफ ये तो उड़ गए दोनों। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? अरे बोलो ना यार, क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ ना बोलना पड़ेगा।
ये दो ग्राफ उड़ गए क्योंकि ये माइनस एम एक्स प्लस सी ग्राफ को फॉलो नहीं कर रहे। अच्छा, तो सबसे ज्यादा इंटरसेप्ट किसके लिए? जेड के लिए। सर ये देखो, इसमें जेड का इंटरसेप्ट सबसे ज्यादा है। फिर किसका होना चाहिए सर? फिर उसके बाद आना चाहिए इंटरसेप्ट वाई का, क्योंकि जिसका के एच ज्यादा है उसका इंटरसेप्ट ज्यादा है। इसमें भी देखो इंटरसेप्ट वाई का ज्यादा है। सबसे ज्यादा किसका है? देखो ये रहा जेड का, है ना, इतना वैल्यू है इंटरसेप्ट की। फिर उसके बाद ये रहा सर वाई का। फिर किसका होना चाहिए? फिर किसका होना चाहिए? फिर किसका होना चाहिए सर? होना चाहिए एक्स का। ये चेक कर लो सर, सेकंड पे आएगा एक्स। ये देखो सर, ये रहा एक्स। और जो डब्ल्यू है उसका इंटरसेप्ट सबसे कम होना चाहिए। बिल्कुल है, सबसे कम है। सर यही चीज यहां पर भी तो है, डब्ल्यू एक्स वाई जेड। सर अब कैसे पता लगाएं? दोनों ही केसेस में इंटरसेप्ट से पता नहीं लग रहा। यहां पर भी और यहां पर भी इंटरसेप्ट जो है जिसके लिए ज्यादा होना चाहिए उसी के लिए ज्यादा है, दोनों में से। लेकिन एक चीज अपना दिमाग लगाओ आप, इस ग्राफ की जो स्लोप है, एक बात बताओ ना, इस ग्राफ की जो स्लोप है वो किसके बराबर है? इस ग्राफ की जो स्लोप है वो किसके बराबर है? सर इस ग्राफ की जो स्लोप है वो के एच के बराबर है। कह सकता हूं मैं y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी ना, तो जो स्लोप है वो भी किसके बराबर है? m ही तो होती है स्लोप, वो भी किसके बराबर है सर? के एच के बराबर। मतलब जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका के एच ज्यादा होगा। कह सकता हूं मैं ऐसा, जिसका स्लोप ज्यादा उसका के एच ज्यादा। अब आप एक चीज कंपेयर करो, इस वाले ग्राफ में जो x की स्लोप है, बेटा वो आपको y और z से ज्यादा दिख रही है। देख रहे हो आप, है ना? x की जो स्लोप है क्या आपको y और z से नहीं, या फिर ऐसे कंपेयर करो ना, x और z में देखो, इधर देखो, जो आपका जो x है, w का जो kh है वो देखो कितना छोटा वैल्यू है, 0.5, मतलब बहुत ही छोटी वैल्यू है। स्लोप जो है ना टेंड्स टू 0 के बराबर है। स्लोप जो है वो बहुत ही कम होनी चाहिए, स्लोप जो है उसकी वैल्यू बहुत ही कम होनी चाहिए। अब आप एक चीज देखो, W वाला यहां पर ग्राफ देखो W का, और यहां पर ग्राफ देखो W का। आप एक चीज नोटिस करो, यहां पर ग्राफ देखो W का और यहां पर ग्राफ देखो W का। जो W की वैल्यू है, जो ग्राफ की वैल्यू है, जो जो स्लोप का वैल्यू है W के लिए, वो किसमें ज्यादा है सर? यहां पर स्लोप ज्यादा है और यहां पर स्लोप कम है। और जो आपका KH है वो W के लिए सबसे मिनिमम है। इसका मतलब जो KH W ग्राफ है, जो W वाला गैस है, जो W गैस है बेटा, उसके लिए स्लोप की वैल्यू बहुत ही कम होनी चाहिए, क्योंकि उसका जो KH है वो भी बहुत कम है। यहां पर आप देख रहे हो इन दोनों ग्राफ में, जो ये फर्स्ट वाला ग्राफ है उसमें जो W है उसके लिए स्लोप बहुत ही कम है। ग्राफ लगभग सीधा है, देखो लगभग स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ना, लगभग स्ट्रेट लाइन है। क्यों? क्योंकि इसका स्लोप 0.5 है, बहुत छोटी वैल्यू है, तो ग्राफ लगभग हल्का सा ऊपर उठा हुआ है। बिल्कुल आपको ऐसे लग रहा होगा बिल्कुल पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है, हल्का सा ऊपर उठा हुआ है। ये हल्का सा ऊपर उठा हुआ इसी चीज को दिखा रहा है कि इसका जो स्लोप है वो बहुत ही कम है। यस, तो इन दोनों ग्राफ में इस तरह से आप पता लगाओगे कि किसका KH ज्यादा और जिसका KH ज्यादा। सबसे पहली चीज, हमने ये वाले दो ग्राफ तो उड़ा दिए, वापस देख लो जिन लोगों को नहीं समझ में आया बेटा, वापस देखो, वापस समझो। ये ग्राफ बना हुआ है किस किस के बीच? पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर के बीच। तो सबसे पहले तो मुझे रिलेशन बनाना पड़ेगा पार्शियल प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच, है ना? तो रिलेशन आपके सामने है, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बनेगा। सुनो, नहीं समझ में आया वापस समझा रहा हूं, y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बनेगा। ये दोनों ग्राफ उड़ गए क्योंकि ये दोनों ग्राफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के, है ना, प्लस सी के, दोनों ग्राफ उड़ गए। अब एक चीज और देखो, इस क्वेश्चन में जो स्लोप है, जो KH का वैल्यू है वही स्लोप है, तो जिसका KH ज्यादा उसकी स्लोप ज्यादा, है ना? सबसे कम KH की वैल्यू W के लिए है, इसका मतलब W की स्लोप सबसे कम होनी चाहिए, फिर उसके बाद किसकी होनी चाहिए? X की, फिर उसके बाद Y की, और फिर उसके बाद Z की, यही होना चाहिए। तो ये आपको इस वाले ग्राफ में दिख रहा है, W की जो स्लोप है वो बिल्कुल कम है, बहुत ही कम है, फिर उसके बाद X की, फिर उसके बाद Y, और फिर उसके बाद Z। और आप इंटरसेप्ट की वैल्यू देख के भी पता लगा सकते हो। यस, क्या आपको ये बात समझ में आई? अब तो आ गया होगा ना यार। अरे भाई y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी, इसको रिलेट किया मैंने, है ना, इसको रिलेट किया। ऐसे तो आप बेसिक मैथमेटिक्स में बहुत बार पढ़ा आप लोगों ने, ऐसे ग्राफ बनाने तो सीखे है ना, है भाई? अरे आप लोगों ने ऐसे ग्राफ बनाने तो सीखे है ना दादा, ऐसे तो ग्राफ बनाने तो सीखे है ना आप लोगों ने, बताओ ना यार, क्लियर है क्या?
आना बोलना पड़ेगा बेटा। हम लोग आगे चल सकते हैं अब? हाँ जी, आगे चलें। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, है ना, ये अच्छा क्वेश्चन था जो हम लोगों ने सॉल्व किया है, 2019 जेईई मेंस का पूछा गया था। अच्छा, एक और क्वेश्चन आओ, एक और क्वेश्चन पे आओ भैया, एक और क्वेश्चन पे आओ। ये भी 2019 जेईई मेंस का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हेनरीज लॉ इज नॉट करेक्ट? इसको अच्छे से पढ़ियो, ये जनता ना इस पे ध्यान नहीं देती, ये गलत हो जाता है। नॉट करेक्ट पूछा है मुन्ना, नॉट करेक्ट बता कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, जल्दी बोलो मुन्ना जी, दादा चेक करके बताना यार कौन सा इनकरेक्ट है, जल्दी बता, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ कौन सा ऑप्शन। बेटा पोल ना, पोल वाला फीचर अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, है ना, क्योंकि पोल सारे बच्चों को नहीं मिल पा रहा, है ना, सारे बच्चों की स्क्रीन पे पोल नहीं आ रहा। इस वजह से उस पोल का जो एक्चुअल मोटिव है वो खत्म हो रहा है ना, इस वजह से मैं पोल नहीं करवा रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर यही चीज लिखते हैं, सर पोल नहीं आ रहा, पोल नहीं आ रहा। तो जब तक ये पोल वाला प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता तब तक अभी हम लोग पोल को अवॉइड कर रहे हैं ना। तो देखो क्या कह रहा है मुन्ना जी, लिखता है डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट केएच वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर। ये बात तो बिल्कुल सही है। हायर द वैल्यू ऑफ केएच एज अ गिवन टेम्परेचर हायर इज द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। सर ये तो बिल्कुल ही गलत है। हम लोगों ने पढ़ा था सर केएच जिसका ज्यादा होता है सर उसकी सॉलिबिलिटी कम होती है, हमने पढ़ा था ना ये चीज, सर उसकी सॉलिबिलिटी कम होती है। बताइए बताइए, बस ये तो सीधा सा स्टेटमेंट था, 2019 जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया, खत्म। आ गया हो, चला एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। इसको 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 करना है, इसको करना है घर से, इसको करना है घर से, इसको क्या करना है, होमवर्क में करना है, ठीक है। अगली क्लास में इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक, या यही करवा दूं क्या इसको? हाँ भाई, चलो इस क्वेश्चन को यही कर लेते हैं, होमवर्क अगला वाला क्वेश्चन देंगे, अगला वाला क्वेश्चन देंगे, ये वाला क्वेश्चन यही कर लेते हैं। इधर देखो, इधर देखो सारे लोग, क्या कह रहा है क्वेश्चन, अच्छे से समझना, है ना। ये भी 2009 का क्वेश्चन है, काफी पुराना क्वेश्चन लेकिन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, करने में मजा आएगा तुम्हें, थोड़ी सी तुम्हारे कॉन्सेप्ट ना क्लियर होंगे इससे। देखो क्या कह रहा है, लिखता है हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू नाइट्रोजन गैस के लिए इस टेम्परेचर पे इतनी है ना। हेनरीज कांस्टेंट केएच का वैल्यू दे रखा है, फटाफट लिख दो, कितना दिया है, 10⁵ ATM दिया है ना। देखना बेटा, सारे लोग स्क्रीन पे देखना, अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे कहता है मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर इज 0.8। जो मोल फ्रैक्शन है नाइट्रोजन का एयर में वो कितना दे रखा है आपको, 0.8 दे रखा है, बहुत बढ़िया बात है। और हमसे क्या पूछा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम एयर डिसॉल्व्ड इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। हमसे पूछा है नाइट्रोजन के कितने मोल 10 मोल पानी में डिसॉल्व होंगे, है ना। पानी जो है वो दे रखा है। और एक चीज देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5 ATM प्रेशर भी दे रखा है। और क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटा, मुझे 5 ATM प्रेशर भी दे रखा है, 5 ATM, ठीक है, क्लियर। हाँ, अब सुनो, अब सुनो बेटा, अब देखो बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करते हैं, आप किस तरह से अप्रोच करोगे और कैसे गलती करोगे, ये चीज हमें समझनी है। सबसे पहले आप सबसे पहले फॉर्मूला लगाओगे, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, है ना। फिर आप लिखोगे P इज इक्वल टू KH, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस मोल्स ऑफ वाटर, ये लिखोगे। अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन में प्रेशर दे रखा है 5, हमें KH की वैल्यू भी दे रखी है 10⁵, नाइट्रोजन के मोल्स निकालने हैं, है ना, नाइट्रोजन के मोल्स निकालने हैं, और मोल्स ऑफ वाटर दे रखा है 10। यस, या फिर बहुत सारे लोग पता है क्या करेंगे, एक तो ये वाली अप्रोच होगी बहुत सारे बच्चों की, समझना, एक तो ये वाली अप्रोच होगी बहुत सारे बच्चों की जो इस तरह से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक। अच्छा, एक अप्रोच और होगी क्वेश्चन में, एक और अप्रोच होगी क्वेश्चन में, वो ये बोलेंगे सर P इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन होता है। इस क्वेश्चन में हमें P की वैल्यू दे रखी है, देखो 5 ATM प्रेशर दे दिया, सर हमें तो KH की वैल्यू भी दे रखी है क्वेश्चन में, वो देखो सर KH दे रखा है 10⁵, और हमें तो सर क्वेश्चन में मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन भी दे रखा है, ये रहा। तो सर पूछ क्या रहा है, सर सब कुछ तो दिया हुआ है, ये हमसे पूछ क्या रहा है, सर ये तो समझ ही नहीं आ रहा। मेरी बात समझे, ये दो अप्रोच होती है जो बच्चे जिस तरह से क्वेश्चन को करते हैं, और ये दोनों जो अप्रोच है ना, ये दोनों ही अप्रोच गलत है, ये दोनों ही अप्रोच गलत है।
है ना? समझे मेरी बात? आप कहां गलती करोगे? ये वाले, इस वाले में लोग ज्यादा गलती करते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं और वो गलत हो जाती है बेटा। आप लोग कहां गलती करोगे मैंने तुम्हें बता दी है। अब ये दोनों चीज क्यों गलत है मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहली चीज तो आप ये देखो, ये जो बेटा मोल फ्रैक्शन होता है नाइट्रोजन का, ये मोल फ्रैक्शन एयर में मोल फ्रैक्शन नहीं होता। ये मोल फ्रैक्शन है, आपने पानी ले रखा है, यस पानी के 10 मोल ले रखे हैं आपने, 10 मोल वाटर है, इस 10 मोल वाटर में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन, वो ये मोल फ्रैक्शन होता है। मेरी बात समझ रहे हो? ये जो मोल फ्रैक्शन होता है गैस का मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन, एयर में मोल फ्रैक्शन नहीं है, ये सॉल्यूशन में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन है। और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? एयर में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन दे रखा है ना? तो आप मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन को 0.8 के इक्वल नहीं लिख सकते। यह सबसे पहली गलती आप लोगों को नहीं करनी है। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा, दूसरी चीज और देखो, दूसरी चीज और देखो, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, यहां पर प्रेशर को 5 atm लिख देंगे। अबे मेरे भाई, यहां पर जो हम लोग प्रेशर लिखते हैं वो टोटल प्रेशर नहीं होता सर, वो तो गैस का प्रेशर होता है। अरे समझे मेरी बात को? और क्वेश्चन में हमें 5 atm टोटल प्रेशर दे रखा है मेरे भाई, ये नाइट्रोजन का प्रेशर नहीं है सर। यहां पर प्रेशर किसका प्रेशर लिखना है? हमें लिखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। क्या तुम इस बात को समझे? यहां हमें क्या लिखना है? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। और यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन को क्या लिख दोगे? मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। और मोल्स ऑफ वाटर तो हमें 10 दे रखा है। क्या ये चीज समझे? समझ में आई मेरी बात? अब सर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन कैसे निकालें? याद करो डाल्टन्स लॉ। किसको याद करो? डाल्टन्स लॉ को। पिछली वाली क्लास में सबसे लास्ट टॉपिक मैंने यही पढ़ाया था, सबसे लास्ट टॉपिक मैंने यही पढ़ाया था। मैंने बोला था जो डाल्टन्स लॉ है वो क्या कहता है? डाल्टन्स लॉ कहता है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैस का, वो होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। याद है तुम्हें? अरे ये चीज लिखवाई थी आपको, बताया था ना? तो यहां से आप क्या करोगे? सर पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना होगा? सर हमें एयर में नाइट्रोजन का मोल फ्रैक्शन 0.8 दे रखा है, और सर एयर जो टोटल प्रेशर है हमें वो 5 atm दे रखा है। तो अब यहां से मुझे नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर मिलेगा कितना? 4 atm। कितना मिला? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज 4 atm। ठीक है, तो यहां पर आपको 4 लिखना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 4। केएच का वैल्यू कितना दे रखा है? 10⁵ इंटू ये हो जाएगा मोल्स ऑफ वाटर प्लस मोल्स ऑफ वाटर कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में? 10 प्लस मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहां से आप इसको सॉल्व करो, ये आपको मिलेगा मोल्स ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस 10 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻5। वापस से एक चीज देखो, वापस वही चीज तो आ रही है, वापस वही चीज तो आ रही है। सर x अपॉन वाई की वैल्यू बहुत छोटी है सर, 10⁻⁻5 है। इसका मतलब ये जो x की वैल्यू रही होगी सर बहुत छोटी वैल्यू रही होगी। जो नाइट्रोजन के मोल्स रहे होंगे वो 10 के कंपैरिजन में काफी छोटे रहे होंगे। तो आप यहां पर नाइट्रोजन के मोल्स को नेग्लेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई कहे कि सर मैं तो नेग्लेक्ट नहीं करूंगा, कोई बात नहीं बेटा, नेग्लेक्ट मत कर, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने हिसाब से बिना नेग्लेक्ट करे हुए कर ले, तब भी तुझे सॉल्यूशन लगभग सेम ही मिलेगा। तो ये 10 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻5 और यहां से नाइट्रोजन के मोल्स मिल जाएंगे 4 इंटू 10⁻⁻4 मोल, जो कि कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 में है। एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो आपके कॉन्सेप्ट जो हैं उनको हिला देगा, एकदम बढ़िया कर देगा, है ना? हिलाने नहीं, बढ़िया कर देगा, है ना? मेरी बात समझ में आई आपको? हाँ जी, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हाँ जी, अरे बोलिए, समझ में आया क्या? कितना प्यारा क्वेश्चन है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन, करके मजा आ जाता है जिसको, है ना? इससे क्लियर होता है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं कि भाई पार्शियल प्रेशर लिखना होता है यहां पर गैस का, और यहां मोल फ्रैक्शन सॉल्यूशन में लिखना होता है ना? एकदम प्यारा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। जो लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, रोज रोज पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये क्वेश्चन करके मजा आ जाएगा, उनको एकदम बढ़िया आनंद की अनुभूति हो जाएगी, है ना? और एक बार थम्स अप करो, देखें क्या क्लियर है, यहां तक सब चीज समझ में आई? ये वाला क्वेश्चन समझ में आया, है ना? हाँ जी, मजा आ गया? पक्का? अरे क्या बात, क्या बात, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, है ना? चलिए फिर
अब हम लोग आगे चलते हैं और ये वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, इसको मैं होमवर्क में दे रहा हूं। हालांकि ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में भी सॉल्व कर लिया है, इसको आप खुद से करना। अगली क्लास में इस क्वेश्चन को मैं खुद से सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो दिस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको नोट्स में लिखा है। इसको आप खुद से घर पे अच्छे से आराम से सॉल्व करोगे, होमवर्क में सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, ये भी आपका होमवर्क है। ऐसा ही होता है जनरली, हम लोग जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता है उसको मैं होमवर्क में ही देता हूं, ताकि एक बार आप घर पे प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, अगली क्लास में जब हम लोग आए तो फटाफट उसको सॉल्व कर पाए, हमारा टाइम भी बच जाता है और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है ना। ये मेरा मोटिव है, आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन साथ साथ करवाने का, है ना। इससे आपकी एनसीईआरटी हो जाएगी, तुम्हें कॉन्फिडेंस भी रहेगा और एनसीईआरटी बर्डन नहीं लगेगा, है ना। तो ये मेरा मोटिव है बेटा, एनसीईआरटी क्वेश्चन देने का। आई होप कि आप इस बात को समझ रहे हो, है ना। कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि सर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्लास में मत करवाया करो, है ना, ये तो हम खुद कर लेंगे। या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी कह रहे थे कि सर उसको डीपीपी में डाल दिया करो। बेटा मुझे पता है कि तुम लोग कितने कर लोगे, अभी तो फर्स्ट चैप्टर चल रहा है ना, तो कर लोगे। जैसे सेकंड थर्ड चैप्टर आएगा ना, फिर तुम बोलोगे सर बहुत ज्यादा लोड आ गया, सर बहुत ज्यादा प्रेशर आ गया, सर हम लोग क्वेश्चन नहीं कर पा रहे। इसी वजह से मैं क्लास में करवाता हूँ, ये तुम्हें आदत पड़ जाएगी इससे धीरे धीरे, है ना। तो दोनों चीज एकदम बढ़िया ढंग से होती रहेगी। क्लियर। आइए फिर अब इसके बाद हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है बेटा वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। आप हेडिंग डाल लीजिए, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, है ना। हेडिंग लिखो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। और इसमें सबसे पहली चीज जो है आपके दिमाग में आनी चाहिए, पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए, सर वेपर प्रेशर क्या होता है। सुनना मेरी बात, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में क्या आएगा, सर वेपर प्रेशर क्या होता है। यस, सुनना जरा अच्छे से सुनना बेटा, वेपर प्रेशर की डेफिनेशन अच्छे से सुनो। हालांकि डेफिनेशन लिखी हुई है ना, ये डेफिनेशन लिखी हुई है, बट मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं बेटा, मैं इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। सारे लोग गौर से समझना इस डेफिनेशन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये डेफिनेशन वेपर प्रेशर की। देखो आपने क्या कर रखा है, मान लो कंटेनर ले रखा है, इस कंटेनर में इतना पानी भर रखा है। क्या कर रखा है आपने, इतना पानी भर रखा है ना, वाटर फिल कर रखा है, दिस इज योर H2O लिक्विड, ठीक है। यहां पर आपने, ये वाटर की सरफेस है, यहां पर सरफेस पे वाटर के बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, सरफेस पे वाटर के बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ना। आप जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तब आपने टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट बना रखा है। जब आप ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तब आपने क्या क्या ले रखा है बेटा, टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट ले रखा है, ठीक है। अच्छा हाँ, अब सुनो देखो होता क्या, आप लोगों ने इवापोरेशन का नाम सुना है मुन्ना, आप लोगों ने इवापोरेशन का नाम सुना है, वेपराइजेशन का नाम सुना है, इवापोरेशन। अच्छा एक बात बताओ, इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिना होता है, क्या आप लोगों ने ऐसा सुना है। इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिना होता है, आपने ऐसा सुना है। हाँ जी, अरे बोलो ना यार, जो इवापोरेशन है बेटा एक सरफेस फिनोमिना होता है, ऐसा सुना आप लोगों ने। सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो सबसे पहले इवापोरेट होते हैं, है ना। जैसे गर्मियों में भी क्या होता है, हमें पसीना आता है ना, स्वेटिंग होती है, तो ऊपर जो पसीना आता है वो इवापोरेट हो जाता है। और इवापोरेशन में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो क्या करता है, इवापोरेट होने के लिए जो एनर्जी लेके जाता है ना, वो आपकी बॉडी से लेके जाता है ना। पानी जब इवापोरेट होता है तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और वो एनर्जी कहां से लेके जाता है, आपकी बॉडी से, है ना, आपकी बॉडी से लेके जाता है। तो जैसे आप बॉडी से अगर वो पानी लेके जाएगा, एनर्जी लेके जाएगा, तो आपकी बॉडी को ठंडा फील होता है ना। इसी वजह से जब हवा चलती है तो हमें ठंडा ठंडा फील होता है। यस, तो होता क्या है, देखो सबसे पहले क्या हो रहा होगा, ये जो सरफेस के पार्टिकल्स हैं बेटा, इस सरफेस के पार्टिकल यहां से क्या हो रहा होगा इनका, सर ये वेपर फेज में कन्वर्ट हो रहे होंगे। यस, हो रहा होगा, ऐसा होगा ना। अरे बोलो ना यार बेटा, ये जो प्रोसेस है इसको मैं वेपराइजेशन कह सकता हूं। हाँ जी, क्या मैं इस प्रोसेस को वेपराइजेशन कह सकता हूं बेटा। आपके लिक्विड के पार्टिकल्स हैं जो कौन सी फेज में जा रहे हैं, वेपर फेज में जा रहे हैं, गैसियस फेज में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहां पर जो लिक्विड है बेटा, उसकी वेपर बनती जाएगी, है ना, धीरे 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 इसकी वेपर बनती जा रही है। अच्छा अब एक चीज और सोचो, यहां पर वेपर बनती जाएगी, साथ साथ एक काम और भी हो रहा होगा। जैसे ही वेपर बनी, यहां कुछ वेपर ऐसी होंगी जो लिक्विड के कांटेक्ट में आएगी। जैसे ये लिक्विड की सरफेस है, ये वेपर लिक्विड के कांटेक्ट में आएगी,
हाँ जी, होगा ऐसा। अगर ये वेपर लिक्विड के कांटेक्ट में आ रही है तो वापस क्या हो जाएगा इसका सर, कंडेंसेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, कंडेंसेशन हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? अच्छा सर, इसका मतलब यह है यहां पर दो प्रोसेस चल रहे हैं सर। कुछ वाटर की जो वेपर है वो कुछ लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, और जो कुछ वेपर है वो वापस वाटर में कंडेंस भी हो रही है। मेरी बात समझ में आई? यस। कंडेंसेशन का एक रीजन आप और भी दे सकते हो कि यहां पर जो वेपर बनी, यहां पर जो वेपर के पार्टिकल है आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और कोलिजन की वजह से एनर्जी लूज करेंगे और एनर्जी लूज करके वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये भी आप एक रीजन दे सकते हो। तो दो प्रोसेस हो रहे हैं। दो प्रोसेस कौन से सर? एक हो रहा है वेपराइजेशन, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना। दूसरा प्रोसेस हो रहा है कंडेंसेशन, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होना। दो प्रोसेस। अच्छा एक बात बताओ, एक दिन ऐसा होगा जिस दिन सर जिस रेट से वेपराइजेशन हो रहा है सर उसी रेट से कंडेंसेशन होने लगेगा। और जिस दिन ऐसा हो जाएगा, क्या आप उसको इक्विलिब्रियम बोल दोगे? आपको बताना पड़ेगा। क्या जिस दिन ऐसा हो जाएगा, क्या आप उस कंडीशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलोगे? बेटा हाँ ना जवाब देना पड़ेगा। रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। क्या आप कहोगे उस दिन को? हां जी, अरे बोलो ना यार। रेट ऑफ वेपराइजेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल हो जाएगा सर। अच्छा, मतलब दोनों प्रोसेस सेम रेट से होने लगेंगे। अगर दोनों प्रोसेस सेम रेट से हो रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जितनी वेपर का कंटेंट होना था वो हो चुका है। यहां पर जो वेपर का मास है, वेपर का कंटेंट है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, है ना? कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उसका रीजन है अपने आप में। यहां पर वेपर का जो आपका मास है उसमें डिफरेंस क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही वेपर वापस लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां पर जो वेपर जितनी बननी थी उतनी बन चुकी है। उसके मास में, उसके अमाउंट में टाइम के साथ कोई वेरिएशन नहीं आएगा। अच्छा, इक्विलिब्रियम आ गया। अब सोचो, जब ये इक्विलिब्रियम आया, इस इक्विलिब्रियम पे ये जो वेपर होगी, जो यहां वेपर बनी हुई है, ये वेपर इस लिक्विड की सरफेस पे कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगी, बोलो। और ये जो वेपर है ये बेटा इस कंटेनर की दीवार पे भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट करेगी। वेपर जो है वो बढ़ती बढ़ती जाएगी, इसको हिट करेगी दीवार को जाके। इसका मतलब उस पर भी कुछ प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। इक्विलिब्रियम आने पर ये जो वेपर है इस लिक्विड की सरफेस पे या फिर वॉल की कंटेनर पे, इस कंटेनर की वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट करती है उसी प्रेशर को बोला जाता है वेपर प्रेशर। दैट पर्टिकुलर प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर, या फिर इसको सैचुरेटेड वेपर प्रेशर भी बोला जाता है। और क्या कह सकते हो, इसको कई जगह पर ऐसे भी लिखा होता है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर भी लिखा होता है। वो बात एक ही है। हां जी, क्या आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया? बोलिए, क्या आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आया? जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाए, जिस रेट से वेपर बनने लगे उसी रेट से कंडेंसेशन होने लगे। अगर यहां इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया तो इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होने के बाद ये जो वेपर है ये इस लिक्विड की सरफेस पे या फिर कंटेनर की वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट करती है दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। और इसी चीज को देखो यहां डेफिनेशन में लिखा हुआ है, द प्रेशर दैट द वेपर एक्सर्ट्स एट इक्विलिब्रियम ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर और on the surface of the liquid is called the vapor pressure of the liquid at that temperature. Clear? हां बेटा, मतलब इक्विलिब्रियम होना जरूरी है। वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम पे डिफाइन होता है ना। इक्विलिब्रियम आ गया, इक्विलिब्रियम के बाद ये जो वेपर है इस लिक्विड की सरफेस पे या फिर वॉल की कंटेनर की वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है दैट इज नोन एज वेपर प्रेशर। यस, क्लियर है? बहुत ही आसान चीज है भाई ये तो। अरे भाई ये कितना इजी है यार, इसमें क्या हैवी हो रहा है भाई? ये क्या हैवी है? मतलब ये तो बहुत फुद्दू सी चीज है, बहुत आसान चीज है? तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, ये जो लिक्विड है और ये जो गैस है एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। इसको आप इस इक्विलिब्रियम को ऐसे लिख सकते हो ना, H2O लिक्विड और H2O गैस जो है बेटा वो एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है ना। ऐसे लिख सकते हो ना। जो आपका H2O लिक्विड है वो किसके साथ इक्विलिब्रियम में है? H2O गैस के साथ इक्विलिब्रियम में। यस, हां जी, हां जी। अच्छा, अब एक चीज देखो, ये तो एक डेफिनेशन है। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन, दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर।
दिस इज दी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ वेपर प्रेशर, है ना। इसकी एक और डेफिनेशन भी होती है, वो डेफिनेशन यहां लिखी है, समझना इसको। हाँ भाई, अरे हाँ, ये डेफिनेशन देखो क्या कह रहा है। अनदर डेफिनेशन लिखी, हालांकि ये वाली डेफिनेशन इतनी काम में नहीं आती, बट कुछ जगह पर ऐसा लिखा हो सकता है ना। फिर आपका अगर कहीं पढ़ लो, मान लो ये वाली डेफिनेशन, और तुम्हारी कॉपी में नहीं है, तो तुम्हें फिर ऐसी गलतफहमी हो जाएगी कि तुम्हारे साथ छलावा हुआ है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि पैसे तो पूरे दिए थे, फिर हमें चीज भी पूरी मिलनी चाहिए थी, है ना। तो देखो क्या कह रहा है। ऑब्वियस ही बात है बेटा, कंटेनर क्लोज होना चाहिए, क्लोज कंटेनर होना चाहिए, तभी आप वेपर प्रेशर की बात करोगे, नहीं तो वेपर वापस पूरी की पूरी एटमॉस्फेयर में चली जाएगी, है ना। हाँ, अब देखो दूसरी डेफिनेशन क्या लिखी है। लिखता है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का, उसको आप वेपर प्रेशर कहते हो। ये इक्विलिब्रियम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, है ना। तुम बोलोगे सर ये तो हर जगह इक्विलिब्रियम आ रहा है साला, है सर ये तो हर जगह इक्विलिब्रियम आ रहा है। मतलब देखो ये वाला इक्विलिब्रियम लिखा है मैंने, H2O लिक्विड, H2O गैस। यस, अगर इस इक्वेशन के लिए मुझे केपी का एक्सप्रेशन लिखना होगा, बताइए, सुनना बेटा जी, अरे बताओ इस इक्विलिब्रियम के लिए अगर मुझे केपी का एक्सप्रेशन लिखना है तो वो किसके बराबर होगा। देखते हैं कितने लोगों ने इक्विलिब्रियम ईमानदारी से पढ़ा हुआ है। अगर इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी का एक्सप्रेशन लिखना हो तो वो किसके बराबर होगा, जल्दी से बताइए, कितने लोग बता सकते हैं इस चीज को। हाँ जल्दी बोलो। के कुछ लोग बोल रहे सर ये केपी क्या है। अबे ओ महात्माओं, तुम लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में दो चीज पढ़ी थी, एक होता था केसी, एक होता था केपी, है ना। केसी होता था इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, केपी होता था इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, है ना। तो सर यहां पर जो केपी का एक्सप्रेशन होगा वो इक्वल होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस के। अच्छा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस के। सर यहां H2O लिक्विड क्यों नहीं लिखा आपने, क्योंकि याद करो इक्विलिब्रियम चैप्टर में आप लोग ये लिखते थे कि केसी और केपी के एक्सप्रेशन में प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड को इंक्लूड नहीं करते। ये H2O लिक्विड है, इसको केपी के एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता। इक्विलिब्रियम चैप्टर की कहानी है ना। अब कोई ये ना कह दे सर ये भी समझाओ मैं पूरा ना, ये छोटी चीज, इतनी छोटी चीज नहीं समझाऊंगा भाई। बोल दिया मैंने, इस बात को याद कर लो कि प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड, है ना। लिख देता हूं प्योर लिक्विड और प्योर सॉलिड, इसको केपी और केसी के एक्सप्रेशन में इंक्लूड नहीं करना होता। तो यहां पर केपी का जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो किसके इक्वल आ रहा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O गैस। और H2O गैस मतलब वेपर, वाटर की वेपर। अच्छा सर वाटर की जो वेपर है उसका प्रेशर, अच्छा, और वाटर की वेपर का प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर। ओ माय गॉड, अरे भैया यही तो है तुम्हारा वेपर प्रेशर। अरे सर ये तो बहुत बढ़िया बात कही है आपने। बताओ भाई, प्रेशर ऑफ H2O गैस मतलब वेपर का प्रेशर ना। इक्विलिब्रियम पे जो वेपर का प्रेशर होता है उसी को तो वेपर प्रेशर कहते हैं। तो इसका मतलब जो वेपर प्रेशर की वैल्यू किसके इक्वल होगी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी के इक्वल। यही तो लिखा है कि लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसी को आप क्या कह सकते हो, वेपर प्रेशर कह सकते हो। समझ गए क्या मेरी बात, है भाई। अरे मुन्ना ये बात समझ में आई क्या, बोलना यार दादा, ए मेरे भाई। हाँ ये चीज, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है बेटा, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। यस अच्छा एक चीज और बताओ, अभी मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। एक चीज और बताओ सर, हमने ऐसा भी पढ़ा था जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी की वैल्यू है। अच्छा बताओ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करती थी, वो चीज कौन सी थी। हाँ मुन्ना दादा, ए मेरे भाई दादा इधर बता, जो मैं पूछ रहा हूं ना वो बता। जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केपी है ना उसकी वैल्यू सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करती थी, बताओ वो चीज कौन सी थी, जल्दी बताओ। हाँ वो चीज कौन सी थी। यस एकदम जोरदार दिल जीत लिया भाई तुम लोगों ने, क्या बात बोली है तुमने। केपी का वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर। मजा आ गया सर, सर इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, ऐसे लिख लो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर।
अच्छा, अगर ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसका मतलब जो आपका वेपर प्रेशर है वो भी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे। समझ गए? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है ना, उसकी डिपेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ किस पे होती थी? टेम्परेचर पे। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर है? वेपर प्रेशर के। इसका मतलब जो आपका वेपर प्रेशर होगा वो भी किस पे डिपेंड करेगा? प्रेशर पे डिपेंड, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। यही चीज मैंने यहां पर लिखी हुई है कि जो वेपर प्रेशर होता है डज नॉट डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर। जैसे मान लो आपने कंटेनर ऐसा ले रखा है ना, या फिर आपने कंटेनर कुछ ऐसा ले रखा है ना, या फिर कोई और कंटेनर ले रखा है, किसी भी तरह का कंटेनर ले रखा है। अगर टेम्परेचर फिक्स है तो कंटेनर की शेप के साथ वेपर प्रेशर कभी भी चेंज नहीं होता। किस किस के साथ चेंज नहीं होता? शेप ऑफ द कंटेनर के साथ चेंज नहीं होता, अमाउंट ऑफ द लिक्विड के साथ चेंज नहीं होता, या फिर सरफेस एरिया ऑफ द कंटेनर के साथ चेंज नहीं होता। यहां पर सरफेस एरिया कुछ और है, यहां पर सरफेस एरिया कुछ और है। एक आपका जो वेपर प्रेशर होगा उसकी डिपेंडेंसी इनमें से किसी के भी साथ नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ वो किस पे डिपेंड करेगा? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? बताइए, कितनी प्यारी चीज है। इस चीज को समझाने के लिए, इस चीज को समझाने के लिए ये वाली चीज पहले समझानी पड़ती है। जब ये समझ लेते हो तो अगली वाली चीज एकदम बढ़िया ढंग से समझ में आ जाती है ना। इसका मतलब सर टेम्परेचर चेंज होगा ना तब तो वेपर प्रेशर चेंज होगा, ये तो मानते हो? मतलब जब टेम्परेचर चेंज होगा ना तब तो वेपर प्रेशर चेंज होगा, मानते हो ना? इसी वजह से मैंने यहां पर पहले टेम्परेचर को बेटा क्या किया था? कांस्टेंट रखा था, है ना। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा था क्योंकि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आप ये वाली कैलकुलेशन कर रहे हो। समझ रहे हो मेरी बात, है ना? पक्का? अब आगे आओ, कैसे डिपेंड करती है? तो सर बताओ, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिन पे आपका जो वेपर प्रेशर है वो डिपेंड करता है? फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर, और उसमें सबसे जो पहला फैक्टर है वो है टेम्परेचर। वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है बेटा? एक इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, इक्वेशन लिख रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट उस इक्वेशन को याद रख लेना, है ना। उसका डेरिवेशन हम लोग नहीं करेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है वो डेरिवेशन। मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, क्या होती है इक्वेशन? लॉग 10 K2 by K1 is equal to del H अपॉन 2.303 R। हालांकि इस पे कोई क्वेश्चन भी नहीं बनता है सच, बट ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी समझाने के लिए ये वाली इक्वेशन लिखवानी पड़ती है। T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, ये एक इक्वेशन होती है। इससे आप टेम्परेचर डिपेंडेंसी समझा सकते हो। अच्छा सर, ये वाली जो इक्वेशन है इसमें क्या क्या लिख दिया आपको? तो ये समझ में नहीं आया। देखो, हमें ये T1 और T1 T2 ये तो क्या है बेटा? T1 T2 तो समझ में आ गया, T4 टाइगर। अबे नहीं सर, छोटा टाइगर बड़ा टाइगर नहीं भाई, ये T1 T2 क्या है? टेम्परेचर है। यस, ये टेम्परेचर है बेटा। T2 की वैल्यू जो है वो T1 से बड़ी होती है, यहां पर ये ध्यान रखना है, T2 इज ग्रेटर देन T1। अच्छा सर, ये K2 क्या है? ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2। और K1 क्या है? सर ये है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। अच्छा, तो सर डेल्टा H क्या है? डेल्टा H क्या है, कोई बताएगा मुझे? हाँ जी, डेल्टा H क्या है बेटा? सर डेल्टा H है एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ये क्या है बेटा? एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। अच्छा, ये क्या होती है सर? अरे मेरे भाई, वेपराइजेशन नाम से ही पता लग रहा है, किसी भी लिक्विड को आपको किस में कन्वर्ट करना है? वेपर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसको बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। यस। अच्छा, और आर क्या है सर? सर आर तो कैसी बात कर रहे हो सर, आर तो क्या है? गैस कांस्टेंट है, सारी दुनिया जानती है इसको। तो आर क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ठीक है। यस। अच्छा भैया एक बात देखो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है टेम्परेचर T2, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? वेपर प्रेशर है टेम्परेचर T2। अच्छा, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो था वही तो वेपर प्रेशर के इक्वल था।
तो यहां जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है, यहां जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा है, आप इसको क्या लिख सकते हो, वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2 डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1, है ना। अगर आपको किसी एक टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर की वैल्यू पता हो तो आप दूसरे टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हो, है ना। अब एक चीज मुझे बताओ, है ना, थोड़ी सी मैथ्स के साथ खेलते हैं, थोड़ा सा मैथ्स के साथ खेलते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब आप वेपराइज करते हो, वेपराइज मतलब जब आप लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हो, तो एनर्जी देनी पड़ती है या एनर्जी रिलीज होती है? हाँ जी, एनर्जी देनी पड़ती है या फिर एनर्जी रिलीज होती है? सर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं ना, सर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो डेल्टा एच का वैल्यू सर पॉजिटिव होता है सर, ये तो सारी दुनिया जानती है भैया। लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना पड़ेगा तब जाके वो गैस में कन्वर्ट होगा, मानते हो? तो डेल्टा एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बहुत बढ़िया। अच्छा एक चीज और बताओ भाई, T2 माइनस T1, T2 बड़ा है T1 से तो T2 माइनस T1 भी पॉजिटिव, डेल्टा एच भी पॉजिटिव, और ये 2.303 आर भी पॉजिटिव। इसका मतलब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, सर जो K2/K1 की वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू होगी सर, सर ये 0 से ज्यादा होगी वैल्यू। एक बात बताओ देखें, अरे बोलो ना यार, क्या मैं सही बात कह रहा हूं? सर ये log K2/K1 ना 0 से बड़ा होगा, ऑब्वियस है, T2 माइनस T1 0 से बड़ा, T2 बड़ा है T1 से। अच्छा डेल्टा एच भी पॉजिटिव, ये तो वैसे पॉजिटिव होती है, और log K2/K1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अरे मुन्ना तुमने log पढ़ लिया, बेसिक्स पढ़ लिए, ये वैल्यू बेटा 0 से बड़ी तभी हो सकती है, ये वैल्यू 0 से बड़ी तभी हो सकती है जब K2/K1 का वैल्यू 1 से बड़ा हो। अच्छा सर ये भी पढ़ा हमने, मैथ्स में पढ़ा है, K2/K1 का वैल्यू 1 से बड़ा होना जरूरी है भाई। लॉग में जब वैल्यू 1 से बड़ी होगी तभी लॉग की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, यस। और अगर बेटा K2/K1 ग्रेटर देन 1 है तो यहां से मुझे समझ में आ गया, यहां से मुझे समझ में आ गया कि K2 का वैल्यू K1 से बड़ा होगा। इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है T2 टेम्परेचर पे वो ज्यादा होगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट T1 टेम्परेचर के बजाय। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही क्या बोला है आपने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ही क्या बोला, वेपर प्रेशर। इसका मतलब जो T2 टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर है वो ज्यादा होगा, वो ज्यादा होगा वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1। तो यहां से मुझे मोटा मोटा क्या समझ में आता है, यहां से मुझे मोटा मोटा यह समझ में आता है कि जो वेपर प्रेशर है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये चीज मैं लिख सकता हूं ना बेटा जी, बोलना पड़ेगा। ये इतनी मेहनत मेरी बेकार नहीं जानी चाहिए जो मैंने तुम्हें पूरी कैलकुलेशन करके समझाई है कि ये वाला स्टेटमेंट मैंने कैसे लिख दिया कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ जी, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर का वैल्यू इंक्रीज करेगा हमेशा, इस बात को आप याद रखोगे, ठीक है? क्लियर, समझ में आई क्या मेरी बात? तो कितनी प्यारी चीज पढ़ी है हम लोगों ने आज, जबरदस्त है ना। और इसका जो बेटा एग्जैक्ट ग्राफ होता है ना, इसका जो एग्जैक्ट ग्राफ होता है ना, अगर मैं तुम्हें बना के बताऊं ना, इधर अगर मैं यहां पर छोटा सा ग्राफ बना रहा हूं, देखो वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का अगर आप ग्राफ बनाओगे ना बेटा, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ बनाओगे ना तो ग्राफ ऐसे बनेगा, है ना, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करता है, इस तरह से ग्राफ बनेगा। क्लियर, इस तरह से बेटा इंक्रीज करेगा। ठीक है जी, समझ में आ गई बात है भाई, समझ में आई क्या बात? अच्छा अब बहुत सारे लोग ये भी पूछ सकते हैं, कुछ बच्चे ये भी पूछ सकते हैं, बेटा स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, कर्व बनेगा। स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा? अरे भाई K2/K1 जो है वो इधर लॉग इधर जाएगा तो e की पावर कुछ समथिंग में बनेगा ना, ये 10 की पावर कुछ समथिंग में बनेगा। अगर मैं 2.303 हटा दूं तो e की पावर कुछ समथिंग में बनेगा, एक्सपोनेंशियल बनेगा ना ग्राफ। यार कैसी बात कर रहे हो, मतलब स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगा? स्ट्रेट लाइन तो ऐसे, समझ गए क्या बात? यस, टेम्परेचर बढ़ाने से आपका जो वेपर प्रेशर होता है उसकी वैल्यू इंक्रीज करती है बेटा, ठीक है? समझ गए? यस 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 यस, है ना। तो अब आर का वैल्यू देखो, आर की जो वैल्यू है ना, आर की वैल्यू डिसाइड करता है डेल्टा एच। देखो आर की वैल्यू जनरली जो काम में ली जाती है ना वो दो काम में ली जाती है, एक तो 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और आर की जो वैल्यू है ना, आर की जो वैल्यू है वो आप कैलोरी में भी लिख सकते हो, 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सुनो
इधर देखो, अगर मान लो आपको जो डेल्टा एच है, अगर आपका डेल्टा एच की यूनिट मोल है, अगर डेल्टा एच की यूनिट जैसे जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल इस तरह की दे रखी है, तब तो आपको आर की वैल्यू मोल वाली लेनी है, ये वाली जूल वाली लेनी है ना, 8.314 जूल वाली लेनी है। और अगर मान लो आपका डेल्टा एच का जो वैल्यू है वो कैलोरी वाला दे रखा है, जैसे डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है 2 कैलोरी पर मोल, 4 कैलोरी पर मोल, तो अगर डेल्टा एच कैलोरी में है तो आर की भी वो वैल्यू काम में लोगे जिसमें कैलोरी आ रही हो, मतलब 2 काम में लोगे, है ना। तो ये डिपेंड करेगा आर का वैल्यू कि 8.314 हो या फिर 2 हो, किस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपका डेल्टा एच का यूनिट क्या है। अगर डेल्टा एच का यूनिट जूल वाला है तो आर का वैल्यू 8.314 लेना है क्योंकि उसकी यूनिट में भी जूल आ रहा है, और अगर डेल्टा एच का वैल्यू कैलोरी में है तो आपको आर की वैल्यू 2 लेनी है क्योंकि उसमें भी कैलोरी आ रही है। समझ गए? हाँ जी, यस, हाँ बेटा, ये फॉर्मूला याद कर लेना, है ना, इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं। पक्का? श्योर? समझ में आई बात? यहां तक समझ में आ गई क्या? अच्छा, तो बेटा ये पहला फैक्टर था जिस पे वेपर प्रेशर डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर जो है वो और भी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना। वेपर प्रेशर जो है, एक बार मैं डाउट देखता हूं, देखिए आप लोगों के क्या डाउट्स हैं। हाई एल्टीट्यूड प्रेशर डिक्रीज, अरे भैया CO2 का जो टेस्ट होता है ना वो अच्छा सा होता है, जब CO2 डिसॉल्व होती है ना तो मजा आ जाता है, तुम्हें टेस्ट अच्छा लगता है उसका, है ना। एकदम से डकार से मारते हो ना वो, इसलिए उसमें CO2 काम में ली जाती है, और कोई रीजन नहीं है ना, और कोई रीजन नहीं है। मतलब सर समझ तो आता है पर क्वेश्चन नहीं बनते हैं सभी सब्जेक्ट में, बेटा ये तो कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन भी बनेंगे। एक बार आप हिम्मत रखो, क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, जो क्लास में क्वेश्चंस करवाते हैं ना उसको घर पे वापस खुद से सॉल्व किया करो, है ना, तब हो जाएगा, चिंता मत करो। सर अवॉइड करने वाला पार्ट समझ नहीं आया, हाउ इज द सी। बेटा एक बार ये वापस आप देखना, व्हाट इज केपी एंड केसी। बेटा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है केपी और केसी, केपी इज इक्वल टू केसी इंटू आर टी द पावर डेल्टा एन, एक रिलेशन होता था, याद करो, है ना, इक्विलिब्रियम में हम लोग ये पढ़ते थे। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है बेटा, जो इसमें मुझे लगा कि जो आपका कॉमन डाउट होना चाहिए वो मैंने डिस्कस किया। बाकी आपको अगर और भी कोई डाउट है तो आप डाउट सेक्शन में जाके अपना डाउट लिख सकते हो, आपको वहां पर डाउट का इंस्टेंट रिप्लाई, इंस्टेंट या फिर थोड़े से टाइम में रिप्लाई मिल ही जाता है। अब आप ईमानदारी से बताओ, क्या जो हम लोगों ने आज चीज पढ़ी है, क्या आप लोगों को सबको समझ में आया क्या अच्छे से? एप्लीकेशंस, लिमिटेशंस, उसके न्यूमेरिकल्स, वेपर प्रेशर क्या होता है और टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ईमानदारी से बताओ। हाँ बोलो ना यार दादा, समझ में आया क्या यहां तक? कोई दिक्कत नहीं बेटा, टाइम देखो, फर्स्ट क्लास का टाइम एक्सटेंड नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि जो सेकंड क्लास है, अगर फर्स्ट क्लास का टाइम एक्सटेंड करेंगे तो जो सेकंड क्लास है वो लेट स्टार्ट होएगी, और मैं नहीं चाहता, है ना। टाइम है जो हमारे पास उसमें हम लोग क्लास करते हैं। हाँ अगर अपनी सेकंड क्लास होती ना तो हम लोग थोड़ा सा 5-10 मिनट टाइम बढ़ा सकते हैं, और उसमें भी मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों को बड़ी कंप्लेंट थी, आपने टाइम कैसे बढ़ा दिया, हमें स्कूल में भी पढ़ना होता है। अरे मेरे भाई, मुझे भी पैसे 1.25 घंटे क्लास के ही मिलते हैं, बट मैं भी बढ़ा ही रहा हूं ना टाइम, आपके लिए बेटा वो टाइम जो भी बढ़ रहा है, थोड़ा 10-15 मिनट कई बार किसी टॉपिक को खत्म करने के लिए टाइम बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसको बीच में नहीं छोड़ सकते। अगर जैसे ये आज हमने वेपर प्रेशर को बीच में छोड़ा, क्यों? क्योंकि सेकंड क्लास अभी होनी बाकी है। अगर मेरी सेकंड क्लास होती तो मैं वेपर प्रेशर पूरा खत्म करवाता, फिर आपकी क्लास छोड़ता। तो कई बार ऐसे क्लास 5-10-15 मिनट, 20 मिनट ज्यादा हो सकती है, एक्सटेंड हो सकती है, उस चीज के लिए आप तैयार रहो। ठीक है, क्लियर? चलिए फिर, अरे भाई सॉन्ग वोंग यार मुझे नहीं आता, गाना वाना नहीं आता, वो राजवंत सर ही सुनाएंगे। आज मैं बोल दूंगा राजवंत सर को कि बच्चे डिमांड कर रहे थे एक बार फिर से कि सर से एक और गाना सुनना है ना, मैं बोल दूंगा उनको। चलो चलिए फिर बेटा, अगली क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आएंगे सारे लोग। तब तक सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम सिर्फ पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। हाँ मुस्कुराना भी जरूरी है थोड़ा, लेकिन सिर्फ मुस्कुराने से काम नहीं चलता बेटा, है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं अगली क्लास में।